ओह, इसको यहाँ से खोलें। कंडक्ट एग्जाम कैसे मिलेगा? उड़ गया। हिस्ट्री में मैथ स्टैट्स। क्या .com है? उस पर देखिए वेबसाइट पे जाएगा। आ गया लग रहा है, हाँ। ठीक है। अरे यार ईमेल आईडी, अच्छा वो फॉरगेट किए थे ना फॉर्मेट। अरे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जस्ट आईडी पासवर्ड हो फॉरगेट, मतलब मैं भूल गया हूँ, तो देखता हूँ आ जाता है तो। जब तक कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो तो। बाकी हर महीने एक एक फ्री मॉक टेस्ट होगा। अभी जैसे 2 अक्टूबर को कराया था, तो लगभग 2 नवंबर के आसपास एक होगा, एक 2 दिसंबर के आसपास होगा, फिर 2 जनवरी को आसपास होगा, फिर 2 फरवरी को जैम का एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो ऐसे ही जो फ्री वाले लोग हैं उनको 3-4 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा। और बाकी जो पेड बच्चे हैं वो डेली एक एक टेस्ट दे सकते हैं ना। तो हर महीने समझो एक एक फ्री मॉक टेस्ट कराऊंगा।
तो जो फ्री वाले हैं वो एक एक फ्री मॉक टेस्ट हर महीने कर सकते हैं, और जो अपने स्टूडेंट हैं हमारे पेड वाले उनको डेली एक एक टेस्ट वो दे सकते हैं, क्योंकि 200 टेस्ट होंगे टोटल। तो अभी एग्ज़ाम में 120 दिन आस अप्रॉक्स बचा है, तो अगर डेली एक टेस्ट दोगे तो 120 टेस्ट ही यूज़ कर पाओगे। ये है, 2 टेस्ट डेली दोगे तो यूज़ कर पाओगे। ये है, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस भी ज़रूरी है, आपको उस पर काम करना होगा जो आपकी वीकनेस है। टेस्ट देने के बाद आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें आती कुछ चीज़ें नहीं आती, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो, कि जो नहीं आती है उसको सीखने की कोशिश करो, देन आप नेक्स्ट टेस्ट दो, तो फ़ायदा होगा। ठीक है। बाकी 120 दिन है, बहुत टाइम है अभी एग्जाम को। जो बच्चे, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं सर इतने कम दिन में हो जाएगा, तो हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी। ढंग से सिलेबस करो, पीवाईक्यू करो, मॉक टेस्ट करो, इतना ही काफ़ी है। टाइम है तो डीपीपी असाइनमेंट करो, नहीं तो डीपीपी असाइनमेंट वाले पार्ट छोड़ के बाकी पीवाईक्यूज ढंग से कर लो, रिपीटेडली 4-5 बार कम से कम। आया। ठीक है, तो अभी किसी दूसरे के आईडी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ देखो, तो आइए इसको ट्राई करते हैं, चलो इसको सेव कर देते हैं। ओके, देखो, तो टोटल मतलब बच्चे टेस्ट जो दिए थे 120 बच्चों ने ही टोटल टेस्ट दिया है, ये फ्री मॉक टेस्ट वाला, है ना। और यहाँ पे आपको रैंक दिखेगा, किस बच्चे का कितना रैंक था, आप लोग देख पा रहे होंगे अपना रैंक सब लोग, तो है ना। बाकी सो ये मेरा नहीं है ना, योगेश का है। सो योगेश हमारे टीम के एक मेंबर हैं, तो उनका है ये आईडी। सो अच्छा, इसमें हम देख रहे थे कि रैंक है ना। अच्छा, रैंक 1 है इसका, किसका रैंक 1 है? टोटल मार्क्स 66.71। रैंक 1 किसका था? रितिका का था ना कोई उस दिन ना। अभी तो इसका रैंक किसका 1 दिखा रहा है क्या? तो नहीं, ठीक है, हाँ। अच्छा, रैंक जो 1 है योगेश का है ये बाद में अपडेट हुआ होगा, तो उसके बाद सेकंड रितिका का सेकंड रैंक में पहुंच गई है। ठीक है, तो थर्ड रैंक है अर्णव का, है ना। फोर्थ रैंक दिव्यांशी। फिफ्थ रैंक ईशान। सिक्स्थ सिमरन, है ना। सेवेंथ ये पता नहीं क्या नाम लिखा है, आठथ अर्का और आयुष।
और जनरली इन लोगों ने अगर जेन्युइनली टेस्ट दिए तो जो पास्ट हमारा रिकॉर्ड रहा है, मतलब जो हमने पिछले 5 साल से मैं जैम पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ मॉक टेस्ट में अच्छा करते हैं जनरल उसका जैम में भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। जैसे पिछले साल अभी मैं देख रहा था, जैसे मान लो मनोप्रिया ही थी, तो अगर उसके साथ एक रिकॉर्डेड है मेरे पास एनालिसिस, इसका देखना चैनल पे ही होगा, तो उसमें आप देखोगे तो जो मनोप्रिया है वो हमेशा टॉप 5 रैंक में ही रही है किसी भी टेस्ट में, और उसका जैम में एक्चुअली सेकेंड रैंक आ गया। तो वैसा है तो जैसे ये जो बच्चे ये टॉप 10 वाले हैं, तो अगर मतलब सच में अगर आपने जेन्युइनली टेस्ट दिया तो आपका रैंक आसपास अंडर 20 अंडर 25 फॉर श्योर रहेगा। ये जो टॉप 10 वाले बच्चे अगर जेन्युइनली आपने तैयारी की, अभी परफॉर्मेंस को अगर अगले 3-4 महीने तक ढंग से आप इंप्रूव करते रहे तो ऑब्वियस है आपके रैंक टॉप 20 टॉप 25 में ही रहेगा। या हमारे यहाँ मान लो जैसे जितने टेस्ट हो रहे हैं 200 टेस्ट है, तो सारे टेस्ट में जो बच्चे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप हर टेस्ट में अंडर 10 रैंक आ रहे हो, मेरे अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप जैम में भी आपका अंडर 10 के आसपास रैंक होगा। ये मेरा पिछला 5 ईयर के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, यही रहा है। ठीक है, जो बच्चे टॉप परफॉर्म कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, वही जैम में भी उनका परफॉर्मेंस वैसे ही रहा है जनरली। तो ये है, ठीक है। तो बस ये है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो अच्छे से, और बस आप वर्क करते रहो। ये नहीं कि जिनके रैंक खराब उनके खराब ही आएंगे, अभी टाइम है, तो अभी खुद को इम्प्रूव करोगे तो बेटर हो सकता है, ये है। ठीक है ना। तो ये लोग है 13 14 15, तो बस टेस्ट अच्छे से दो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, ये चीज़ें हैं। है ना। टेस्ट बहुत कम ही बचे, पिछले साल भी जैम में मेरे पास 500-600 बच्चे थे, तो मुश्किल से टेस्ट पिछले साल 50-60 बच्चे दे रहे थे, ऐसा हो रहा था। और जनरली उनमें से ही कुछ बहुत सारे बच्चे थे जिनका रैंक आया था। इस बार भी बच्चे, तो इस बार सब अगर सारे बच्चे मैं ऐड कर दूँ तो 1000 के आसपास बच्चे हैं, मतलब जैम गेट नेट मिला के जो सारे बच्चे हमारे पास हैं, प्रॉपर जैम के 700-800 होंगे सब मिला के, मतलब डिफरेंट बैचेज हैं, तो डिफरेंट बैचेज मिला के अभी 700-800 बच्चे जैम के हैं अराउंड एटलीस्ट, ये है। तो फिर भी कितने बच्चे सीरियस हैं, टेस्ट देखोगे, नॉर्मल टेस्ट देखोगे आप, तो वही 100 के आसपास बच्चे टेस्ट देते हैं। एनीवे हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो चलिए, सो ये है एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक चेक के लिए इन्होंने टेस्ट दिया था। योगेश जैसे बताया कि हमारे टीम के ही मेंबर हैं, तो हमारे टीम में है ना, हमारी टीम में अराउंड 25-30 लोग काम करते हैं सब मिला के इन ऑल। कुछ यहाँ पे हैं मेरे साथ रहते हैं, कुछ ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं, सो ऐसा है। सो ठीक है, तो जस्ट है ना, जैसे हमारी टीम के लोग भी कुछ टेस्ट देते हैं सो दैट गलतियाँ वो पकड़ सके, क्योंकि गलतियाँ रह जाती है, अगर मैं कितना भी लोगों को चेक करा लेता हूँ 2-4 गलतियाँ रह जाती हैं, और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो मतलब ऐसा बहुत कम ही हो सकता है कि हम 0% गलतियाँ कर दे, ऐसा कम होगा। कुछ गलतियाँ हर बार रहती है, ये मैंने देखा है कि अगर मैं भी अगर चेक करूँगा फिर भी कुछ दिन बाद 1-2 गलतियाँ निकल ही जाती हैं, तो वो ठीक है उतना। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन है, साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां 1-2 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा अभी। और कुछ सॉल्यूशन में भी गलतियां हो सकती हैं। तो आपके पास भी, आप लोग जो आईडी पासवर्ड सबके पास है ही, जिन लोगों ने फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं वो भी एक्सेस कर पा रहे होंगे ये टेस्ट। सो आप लोग देखिए, इधर क्वेश्चन है, इधर सॉल्यूशन है, तो डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये सॉल्यूशन सेक्शन में जाएंगे तो आ जाएगा, ये सॉल्यूशन सेक्शन में मैं गया हूँ तो वहाँ से हमें, तो यहाँ क्वेश्चन है, इसका ये डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट बाकी ऐसे ही 1 2, तो जो जो क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ, सबका सॉल्यूशन है। तो आप जो जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना चाहते हो चैट में लिखो, फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सबका है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। सर वो टेस्ट जिनका छूट गया है वो दे सकता है क्या? हाँ हाँ दे सकते हो। हाँ हाँ देखो, ये टेस्ट एक्चुअली जो हमने ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट करवाए थे, तो ये तो सबके लिए फ्री था, अपने के स्टूडेंट के लिए, बाहर वालों के लिए भी। लेकिन ये जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बैच में है, चाहे क्लब्या में है, चाहे वो योद्धा बैच में है, चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स में या मॉक टेस्ट में है, जो, क्योंकि रिकॉर्डेड वालों को तो मॉक टेस्ट का एक्सेस नहीं है, जो मतलब जो जिस बैच में जहाँ मॉक टेस्ट का एक्सेस है, एक तो मॉक टेस्ट वाले बैच के जो बच्चे हैं उसका रैंकर नाम रखा हुआ है मैंने, और बाकी जो और हैं लोग हैं, जैसे एकलव्या बैच हो गया, और भी डिफरेंट बैचेज जो हैं, है ना, तो वो जिनके पास मॉक टेस्ट का एक्सेस है, तो ये फुल लेंथ नंबर 20 था, तो उसमें फुल लेंथ 1 2 3 4 ऐसा अपलोड हुआ है। तो जो फुल लेंथ टेस्ट 20 है वही ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट था। तो जो पेड बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट उस दिन नहीं दे पाए जो लोग, तो अभी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो वो टेस्ट एक्चुअली फुल लेंथ टेस्ट 20 है हमारे पोर्टल पे, ठीक है ना।
तो अराउंड आई थिंक 85 टेस्ट अपलोड हो चुका है पोर्टल पे अभी तक। तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट जो 20 है वो आपका मॉक टेस्ट था, ठीक है। ओके, तो जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग है ना चैट में बताइए, जैसे कुछ लोग दिख रहे हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसमें बाकी पोर्टल पे अगेन मैं कह रहा हूँ जैसे सॉल्यूशन सेक्शन में आप जाएंगे, जब आप क्लिक करेंगे एनालिसिस में, सो यू गो इनटू एनालिसिस सेक्शन। एनालिसिस में जाके जैसे मैं अगर वापस आऊँ, जैसे यहाँ पे था ना अभी, सो ये हमारा जैसे पोर्टल है, तो आप क्या करेंगे, ये आपको टेस्ट एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस पोर्टल है। इसको अगर और बैक जाऊँगा तो ये डैशबोर्ड है, जैसे यहाँ पे आप गए सो ये आपका डैशबोर्ड दिख रहा होगा जिनके पास वो है। अब जैसे टेस्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 अक्टूबर को IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2025 ऑल इंडिया फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये हमारे पास अब मैंने से ये ओपन किया, अब उसमें मैंने क्लिक किया टेस्ट पे। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे अब अलग अलग ऑप्शंस हैं, टेस्ट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर, टाइम टेकन इन टॉपिक, डिफिकल्टी लेवल, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट का कितना रैंक है, कितने मार्क्स आए, है ना, ये आपको पता चल जाएगा आपके कितने रैंक और मार्क्स है, बाकी लोग कितने आए। सॉल्यूशन सेक्शन में आप जाएंगे तो जैसे मैं अभी गया था, तो इस सॉल्यूशन सेक्शन में ये आ जाएगा, ये आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमने लगा रखे हैं, और ये डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो जो जिन लोगों का क्वेश्चन में क्वेरी है, जैसे चैट में लिख रहे हैं, तो वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो सबसे लिस्ट है वो 10th है, 10th 11th है ना। चलिए 10th 11th पहले डिस्कस करते हैं। हाँ 10th में आई थिंक तो इसमें कुछ इशू है क्वेश्चन में, है ना। 10th क्वेश्चन इज एक्चुअली कि x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल विथ मीन, यहाँ पे क्यू दिख रहा होगा, पोर्टल में थीटा दिख रहा होगा, इस सिस्टम में यहाँ पे क्यू दिख रहा है, एक्चुअली थीटा है, तो है ना, यहाँ पे थीटा ठीक है। सो मीन थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। सो कौन सा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है थीटा के लिए। तो आई थिंक इसमें ये दोनों डी और डी दोनों सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे n+1 तक क्यों लिख दिया, आई थिंक n-1 तक होगा, और स्टिल इट इज सफिशिएंट नहीं होगा ना। तो इसमें आई थिंक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिसने सॉल्यूशन लिखे हैं तो एक्साइज एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, तो यहाँ से इन्होंने प्रूव कर दिया कि समेशन एक्साइज सफिशिएंट है, और 1/x जो है 1 फंक्शन है पॉजिटिव x के लिए, है ना। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होगा, और -1/x² नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर पॉजिटिव x, बिकॉज सपोर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पॉजिटिव x। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसके लिए आपका जो 1/x फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें 1 समेशन एक्साइज सफिशिएंट हो गया। तो पहला दूसरा तो सफिशिएंट है, तीसरे चौथे में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना। तो इनको ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पे सी इज द करेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको कैसा करता हूँ, चेंज करवा देता हूँ। तो यहाँ पे x2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी सफिशिएंट हो जाएगा ना। देखिए तो ये 10th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल एक्सपोनेंशियल 1/थीटा। सो अगेन यू नो लाइक कि जो इसका PDF है 1/थीटा e⁻⁻x/थीटा x मोर देन 0, और जो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे सो 1/थीटा n e⁻⁻1/थीटा समेशन xi, ठीक है। सो यूजिंग न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम यू कैन से दैट, सो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे h ऑफ x, सो x फैक्टर है x1 x2 xn, g ऑफ थीटा t, तो यहाँ से आपको ये समझ आता है कि t इज इक्वल टू जो समेशन xi है, दिस इज सफिशिएंट, एंड जो 1/t होगा विच इज 1 समेशन xi, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट बिकॉज 1/x इज द 1 फंक्शन ऑन दिस डोमेन, ठीक है। जो सपोर्ट है x का उस सपोर्ट पे 1 यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बाकी बात रह जाता है वहाँ, आई थिंक टाइपिंग थोड़ा सा हुआ है, तो इसको मैं और लिख सकता हूँ, दिस लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी रिटन एज, सो लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी रिटन एज 1/थीटा n
ई रेस टू पावर x1 अपॉन थीटा इंटू ई रेस टू पावर माइनस समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, तो इसको 2 to n कर दो क्योंकि 1 तो यहाँ ले लिया आपने, दिस, देन यू कैन से कि x1 and x2 plus x3 up to xn, so this is also sufficient. So I think D option they wanted to make was this. Okay, so ये ठीक है. तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करवाऊं, सो इसमें ना हम क्या कर सकते हैं कि जो ये डी ऑप्शन है x1 x2 x3 xn तक कर देता हूं तो ये सफिशियंट हो जाएगा, राइट. एंड देन यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो इसमें थोड़ा सा चेंज की रिक्वायरमेंट है जो हमारे साइड से मिस्टेक है इसमें. तो तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना. सो इसे करेक्शन करवा देता हूँ, ठीक है ना. तो करेक्शन क्या हुआ कि डी ऑप्शन में रखता हूँ x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn, सो दिस विल बी सफिशिएंट एंड सी विल नॉट बी सफिशिएंट नाउ. और सी ऑप्शन क्या है, xn अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn माइनस 1, सो इट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. एक मिनट, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन में जो n+1 है डिनोमिनेटर में उसको n-1 कर दीजिए. एंड जो डी ऑप्शन है उसमें x1 कॉमा x1 से स्टार्ट है तो उसको x1 कॉमा x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn कर दीजिए. ठीक है ना. तो ये चेंजेस हो जाएंगे कुछ देर में. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है जी. तो क्वेश्चन 10th कन्विंस है आप लोग. अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं 10th में. तो डी ऑप्शन होगा x1 कॉमा x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn एंड सी ऑप्शन रहेगा ये. तो सी सफिशिएंट नहीं होगा, डी सफिशिएंट हो जाएगा अगर x1 कॉमा x2 से स्टार्ट करते हैं. यहां से हम लोग तो 2 3 4 5 करते हैं तो उससे हो जाएगा. तो यहां पे करेक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आई थिंक 11th नेक्स्ट क्वेरी है ना. तो 11th में आते हैं. 11th क्या कह रहा है. सो 11th में इन्होंने सॉल्यूशन दिया नहीं, बस आंसर लिख दिया. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. तो ये कह रहा है कि क्योंकि ये टेस्ट हमारे टीम मेंबर्स बनाते हैं, सॉल्यूशन भी वो लोग ही बनाते हैं. तो यहाँ पे सबका काम एक्चुअली बटा हुआ है. तो मेरा काम है टीचिंग का, तो मैं टीचिंग करता हूँ. हमारी टीम में जो लोग हैं टेस्ट बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और है ना, सबका काम बटा हुआ है. तो मेरा इसमें टेस्ट में हम लोग, सो मैं सिर्फ टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ. ठीक है. तो यहाँ से क्या करते हैं, द क्वेश्चन जो है 11th, इट इज सेइंग दैट p is summation a n x raised to power n x n from 0 to infinity converges at x is equal to -3 and diverges at x is equal to 6. Then अच्छा, suppose they converge, then this converges. Okay, and the q option दूसरा statement है the interval of convergence of the series is -4 to +4. चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं. पार्टीशन कर दें. अरे ये क्या हो गया. चलिए तो 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है. यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं. सो 11th पेपर में है कि आपके पास एक सीरीज है, पावर सीरीज एक्चुअली. सो दिस इज अ पावर सीरीज n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड दे सेड इट कन्वर्जेस, दिस कन्वर्जेस at x is equal to -3. So means what,
अगर n diverges at x is equal to 6, okay, so converges at -3 means -3 raised to power n into n from 1 to infinity converges and, और इसी में p ऑप्शन p स्टेटमेंट बोल रखा है diverges at x is equal to 6, so summation 6 की पावर n into an diverges, ठीक है। तो ये p स्टेटमेंट है, ओके। सो नाउ इसको इस साइड कर दो। तो अभी क्या होगा इसके बाद, देन दे आर सेइंग, देन वी कैन से कि -1 रेज़ टू पावर n an converges, so then -1 raised to power n an converges, okay, n from 1 to infinity। तो आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना, वी हैव टू टेल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, जस्ट टेक कोई ऐसा एग्जांपल लो जिसको ये जस्टिफाई कर रहा हो। सो जस्ट वन एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेता हूं अभी के लिए। तो इफ आई कंसीडर वन एग्जाम्पल एज, सो है ना, ऐसा हो जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं। तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जिसके लिए वो कन्वर्ज कर जाए या डाइवर्स कर जाए, ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। सो दिस कन्वर्जेस मीन्स दिस लिमिट इज 0 एंड दिस डाइवर्जेस, तो यू कैन से नथिंग, है ना। तो अगर मैं अभी के लिए मान लो ऐसा लेता हूं कि 1/3 रेज़ टू पावर n इंटू n, तो वो कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये लेता हूं, तो जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर किसी ऑप्शन को फॉल्स दिखाना है, so one counter example is enough, okay, so just I'm trying to construct one counter example। so an is, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो यहां पुट करेंगे an की वैल्यू 3 की पावर n और दिस, तो दिस सीरीज विल कन्वर्ट इनटू, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये सीरीज आपका रिड्यूस होगा ये सीरीज क्या बनेगा आपका, दिस, इसको आप पुट कीजिए तो -1 की पावर n अपॉन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी या 0 टू इन्फिनिटी, जो भी 0 से है 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो इफ यू टेक फ्रॉम 0 नो मैटर। सो दिस सीरीज कन्वर्जेस, वी नो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेबनिज टेस्ट दिस कन्वर्जेस, तो दिस कन्वर्जेस। तो ये अभी एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा। सो अगर मैं इसमें पुट करूंगा, सो दिस विल बी 6 रेज़ टू पावर n, तो 3 कट जाएगा, तो आएगा 2 की पावर n अपॉन n, क्योंकि 3/6 2 हो जाएगा। क्या ये कन्वर्ज करेगी, तो चेक कीजिए अगर आप, हाँ, क्योंकि ये जो अगर आप लिमिट इसका निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी, अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी देगी। आपको पता है कि इफ an लिमिट ऑफ an इज नॉन जीरो, देन इट गारंटीज सीरीज an विल डाइवर्ज इन ए स्टॉर्म टेस्ट, तो ये तो डाइवर्ज करेगी। सो मतलब ये है कि दिस इज आर सुटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट। तो मैं कह रहा हूं सपोज दैट, है ना, तो सपोज को मैंने ट्रू कर दिया। नाउ वी थिंक अबाउट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, -1 की पावर n an। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, तो ये तो कन्वर्ट कर जाएगी फिर, ओके। सो वी हैव टू, तो ये ट्रू हो जाएगा ना, इस एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ an पुट करेंगे 1/3 की पावर n इंटू 3 की पावर n, तो लिमिट तो 0 है और ये डिक्रीजिंग होगा, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी। तो वैसे तो ट्रू आ गया पहला स्टेटमेंट, ओके। तो मतलब जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उस एग्जाम्पल के लिए p स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार चेक कीजिए आप लोग। सो द एग्जाम्पल वी कंसिडर्ड, ग्यारह था ना, 11 तो कई लोग, 2-3 लोग डाउट, ठीक है। सो नाउ सी, तो अभी के लिए मैं जनरल प्रूफ लिखने की कोशिश करता हूं। तो जनरल प्रूफ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कन्वर्ज करेगा, डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, दिस कन्वर्जेस, सो an हैज टू बी डिक्रीजिंग एंड
है ना, ए एन हैज़ टू बी डिक्रीजिंग, और डाइवर्जेज एट 6, तो 6 पे इसलिए डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि वैसा हो गया। तो आई थिंक पी स्टेटमेंट विल बी ट्रू स्टेटमेंट। अगर जनरल प्रूफ भी लिखूंगा स्टिल क्या होगा, सिंस दिस कन्वर्जेस एट -3, तो -3 पे जो ही कन्वर्ज करेगी ना, तो ए एन हैज टू बी डिक्रीजिंग, और ए एन को डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लेबनिज टेस्ट से, और ए एन डिक्रीजिंग होगा देन इट विल वर्क। या कोई दूसरा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो। तो पी स्टेटमेंट आई थिंक ट्रू है, और क्यू में कोई डाउट नहीं आप लोगों को, तो यहां क्या होना चाहिए, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। यही कन्विंस्ड है आप, किनका डाउट था ये? 11 नंबर कुसुम एंड शाश्वत। सो इज इट फाइन? आप लोगों का क्या आ रहा था, पी इज ट्रू और व्हाट? सो पी विल बी ट्रू आई थिंक, बिकॉज ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्ज कर रही है ना, सो दैट विल कन्वर्ज, तो वो कन्वर्ज करेगा ना, -3 की पावर एन विल कन्वर्ज, तो वो भी कन्वर्ज करेगी। या मैं कुछ और भी लूंगा यहाँ पे, एन स्क्वायर ले लो, तो यहाँ कन्वर्स, तो ये भी फिर वह तभी है ना, ये डाइवर्जेस, स्टिल इट विल वर्क। एंड अगर मैं जस्ट ये लेता हूँ तो वो तो कन्वर्ज नहीं कर रही थी। ठीक है, पी स्टेटमेंट आई थिंक ट्रू है। ओके भाई देख लो, तो इसमें वो कर दीजिए, इसमें ना 11वां क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में पी स्टेटमेंट ट्रू है एंड क्यू फॉल्स है, तो वैसा ऑप्शन बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज फाइन। अगला जो क्वेरी है 10 11 12 13 12 पे आते हैं। सो 12th क्वेश्चन इज, तो इन्होंने जो सॉल्व किया आप लोगों को प्रॉब्लम है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज, ये फिर से यहाँ पे इस सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, आप अपने सिस्टम में देखिए, यहाँ पे होगा फॉर बी बिलोंग्स टू बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर डिफाइन एफ एक्स वाई एज एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की पावर बीटा वाई एंड अपॉन x4 plus y4. So at 0 0 function is continuous for beta is 1. So यहाँ बीटा को भी लिख रहा है, and beta more than 1 not differentiable for any beta, and then continuous for beta less than 1, ये b less than 1. Okay, so what they did, in order to check the continuity they converted into polar form. ठीक है, उसके बाद r की पावर आ गई 3 प्लस बीटा, ओके है, cos 4 प्लस साइन 4 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आएगा नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता, तो ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सो बीटा -1 मोर देन 0, बीटा मोर देन 1, ठीक तो है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब ये लिमिट r टेंस टू 0 करेंगे 0 हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब ये हमारा मोर देन 1 होगा। एंड दिस इज फाइन ना, सो वी कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। 12th कितने लोगों का डाउट था, 12th एक का है। देखो भाई मैं सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन है, दिस इज इजी वन। जो स्पेशल फंक्शन इंक्लूड होता है तो उसको ब्रेक नहीं करते, जैसे मॉड्यूलस को ब्रेक करके फिर अप्लाई करेंगे ऐसे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं हमेशा? क्योंकि आर तो एक्चुअली आपका क्या है, अच्छा आर को आप ये कह रहे हैं कि मॉड को मुझे ब्रेक करना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव करके। हाँ सर, जैसे कि बोलते हैं ना कि लिमिट निकालना होता है, अगर स्पेशल फंक्शन इंक्लूड है तो उसको पहले ब्रेक करके ही लिमिट निकाल। हाँ उससे आसान रहता है, चलिए उससे करके आप जो कह रहे हैं मैं यहाँ करके देखता हूँ, देखिए। सो सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको यहाँ देखते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुझे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0 0, यही है, सी हो जाएगा एफ 0 0। ऐसा है। सो नाउ
f00 तो आपका क्या है, ऑलरेडी x को 0 रख दिया तो वैल्यू 0 हो गई है ना, तो x को 0 रख दिया इन्होंने, वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये तो 0 है। अब यहाँ रह गया आपका लिमिट, तो कोई बात नहीं, x एक बार x को पॉजिटिव कर लो, एक बार नेगेटिव कर लो, नहीं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो r की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, r नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो अभी के लिए देखो, हम लोग जनरली जब जरूरत पड़ती है तब ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, देन यू विल नीड टू कन्वर्ट इनटू दिस। अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हम नहीं करेंगे। और वैसे अगर आप x की पावर देखो तो न्यूमरेटर में x की पावर क्या है, न्यूमरेटर में जो x की पावर है वो है 2 प्लस, अगर मॉड को खोलेंगे तो बीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है 4 प्लस वाई की, लेकिन यहाँ कंडीशन सिर्फ x पे है, यहाँ देखना ये है कि कंडीशन इज ओनली ऑन x नॉट एक्स वाई बोथ, राइट। सो y कैन बी टेकन एनीथिंग, है ना। सो x इज 0 एंड x इज नॉन जीरो, तो जीरो के नेबरहुड में बात करोगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म। अगर आपको दिखाना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करते हैं, जब आपको ये दिखाना होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन यू टेक अ कर्व, टू डिफरेंट कर्व, और उसके अलॉन्ग लिमिट अलग अलग आ जाए, देन वी कैन से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही होता है। तो यहाँ पे वैसा होगा, आप टू डिफरेंट कर्व लेके देखो इसके अकॉर्डिंग, एक्स नॉन जीरो वाला केस में ना, जैसे y बराबर प्लस एक्स स्क्वायर और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके देखो तो क्या आएगा। लेकिन यहाँ y पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना, यहाँ x बस नॉन जीरो पे कह रहा है। सर अगर ब्रेक करते तो x लेस देन 0 पे मॉड्यूलस को खोल के वहाँ लिखेंगे माइनस एक्स पे पावर बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए खोल लेते हैं। तो आप जो कह रहे हैं अगर हम ओपन करें तो ये होगा माइनस एक्स की पावर बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 प्लस बीटा रहेगा, है ना, इंटू वाई अपॉन x4 प्लस y4, और जब आप इसको पॉजिटिव लेंगे सो 2 प्लस बीटा हो जाएगा इंटू वाई अपॉन x4 प्लस y4, ये तब जब x पॉजिटिव है और ये तब जब x नेगेटिव है, यही ना। सर ये होमोजीनियस है तो हम लोग फिर पोलर फॉर्म इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। x बराबर 0 है, y4, हाँ कर तो सकते हैं यहाँ 0, जब x 0 है तो नेगेटिव है तो वैसा है, पॉजिटिव है तो ऐसा है। अब हमें मेनली चेक करना है 0 पॉइंट पे, तो मेनली 0 पॉइंट पे चेक करना है ना, तो हमें क्या करना है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 तो मेनली x पे यहाँ रोल है ना, x टेंस टू 0, तो आपको बस ये देखना है कि x की वैल्यू 0 अगर है तो वैल्यू ऐसी 0 आ गई, x की वैल्यू 0 नहीं है, y कुछ भी हो, x की वैल्यू 0 नहीं है तो यू हैव टू चूज दैट फंक्शन, और एक बार x को पॉजिटिव ले लो तब चेक करो क्या आएगा। समझ, तो 0 पे चेक करना है ना, तो ठीक है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टिल क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम इससे तुम LHS निकालो RHL निकालो, स्टिल जब कन्वर्ट करोगे तो x को रखोगे r cos थीटा, बिकॉज वी नीड टू थिंक इन द नेबरहुड ऑफ 0 है ना, हमें 0 के नेबरहुड में सोचना है। तो यहां से क्या आएगा, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, एंड देन आप पुट करो लिमिट, तो ये तो 0 ही है, इसको देखना है, सो लिमिट r टेंस टू 0 उसमें पुट करो, तो जब आप पुट करोगे सॉल्यूशन ठीक तो है, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर मॉड आर जो ही करोगे आर हो जाएगी, बिकॉज आर इज पॉजिटिव, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो एक्स वाई को तो आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा इज वेरिएबल, मतलब थीटा 0 से 360 में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए सेम आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का मॉडल होगा तो आर 2 प्लस बीटा और प्लस फिर एक वाई वाला आर आएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस बीटा तो ऐसे ही हो जाना है, और बचेगा क्या, मॉड में जो x था तो x को r cos थीटा लिया, तो cos थीटा की पावर बीटा और बाहर साइन थीटा, और डी यहाँ पे r की पावर 4 आ जाएगी जी, और यहाँ पे
cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेनली दिस विल डिसाइड, क्योंकि इसका आंसर 0 है तो हमें ये सोचना है कि फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस अगर लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू बोथ आर इक्वल, तो ये 0 कब हो जाएगी, r टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, ये देखना है हमें। सो व्हेन दिस कैन बी 0, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सो लिमिट r टेंस टू 0, तो ये तो r की पावर कितनी आ गई, r की पावर 3 प्लस बीटा माइनस 4, सो बीटा माइनस 1 ही आ जाएगी। बाकी cos थीटा की पावर दिस इज द बाउंडेड फंक्शन एक्चुअली, जो यहां लिखा हुआ है दिस इज अ बाउंडेड फॉर वट एवर थीटा यू टेक, एनी रियल नंबर थीटा यू टेक, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड एक्चुअली, बाउंडेड है और r की वैल्यू r टेंस टू 0 है, तो r की पावर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तभी ये 0 होगी, r की पावर कोई नेगेटिव नंबर हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, r की पावर 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बीटा अगर बीटा माइनस 1 पॉजिटिव है तो दिस विल गो टू 0, देन लिमिट विल बी 0, सो बीटा हैज टू बी पॉजिटिव। अगर बीटा को 1 रखोगे तो ये आंसर थीटा पे डिपेंड करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बीटा बी माइनस 1 को या बीटा माइनस 1 को नेगेटिव ले लोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, हाँ बीटा माइनस, हाँ यहाँ बीटा ग्रेटर देन 1, तो बीटा माइनस 1 हैज टू बी पॉजिटिव, तो बीटा मोर देन 1 हैज टू बी देयर, या बी मोर देन 1 हैज टू बी देयर, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, दिस इज ओके। तो ये 12th क्वेश्चन था, दिस इज फाइन। नेक्स्ट इज 13, है ना, 12th के बाद है 13, देखो क्या है। तो 13 क्वेश्चन इज थर्टीन है ना, 13 कह रहा है कि सो ए एन बी एन बी सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए एन इज इंक्रीजिंग बी एन इज डिक्रीजिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द सिक्वेंस ए एन प्लस बी एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो किस कंडीशन में ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट हमेशा रहेगी। सर इसका ऑप्शन सी भी सही था, ए भी सही है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, तो ए एन बी एन सिक्वेंस रियल नंबर का ए एन इंक्रीजिंग बता रखा है, तो ए एन इंक्रीजिंग अगर बाउंडेड एबव हो गया तो ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, बी एन डिक्रीजिंग है बाउंडेड बिलो हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहां से बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, तो पहला सही है, ए एन अकेला गारंटी नहीं देगा, ये भी गारंटी देगा, तो यहाँ इन्होंने क्या लिखे हैं, इफ एन बी एन आर बाउंडेड मोनोटोन, ठीक है, एंड सम ऑफ द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज डाइवर्जेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ए। और यहाँ पे बाउंडेड एबव है ना, तो एन तो कन्वर्जेंट होगा ही, इंक्रीजिंग है, तो बी एन बाउंडेड बिलो है, डिक्रीजिंग था बाउंडेड बिलो है, सो बी एन विल बी कन्वर्जेंट, और टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सम कन्वर्जेंट होगा क्योंकि लिमिट का सम लिमिट आ जाएगी। yes, sir. सो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ऑप्शन में मिस्टेक की है ना, सो देयर ए बी सी, ये डी क्या है, तो यहाँ से एक मिनट इसको, ठीक है, तो इसमें क्या है 13th जो क्वेश्चन है आपका, और बोल रहा है ए टेंस टू इन्फिनिटी बी टेंस टू इन्फिनिटी, तो गलत है ना, तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को मैं गलत करवा देता हूँ, तो इसके लिए बोल देते हैं कि ए एन इज बाउंडेड एबव एंड बी एन इज बाउंडेड एबव कर देते हैं, है ना। सो ठीक है, तो इसमें बाकी ओके है, सॉल्यूशन इन्होंने लिखा तो ठीक है, बट जस्टिफाई उसको नहीं किया है। ऑप्शन सी में लिख लीजिए ए एन इज बाउंडेड एबव एंड बी एन इज बाउंडेड एबव, एंड सी ऑप्शन विल बी फॉल्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो ठीक है 13 इज सर फाइन। जो पहले दिया था उसमें तो सी भी सही था। हाँ पहले के हिसाब से सही था, अब अपडेट हो जाएगा, तो वो हमारी मिस्टेक है उसमें एक्चुअली। तो जो सी लगाया उसका वो गलत रहेगा। तो उसका भी सही होना चाहिए, है ना, तो वो भी करवा सकते हैं, तो ए लगा या सी लगा दोनों सही हो जाएगा, वैसा भी करवाया जा सकता है। अच्छा कोई नहीं, आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लो, जैसे मान लो एग्जाम में भी इस तरह गलतियां ओरिजिनल एग्जाम में भी होती हैं, आप देखोगे मार्क्स टू ऑल, जिन दिन पेपर है मार्क्स टू ऑल वाले सीन है, आप देखोगे आंसर की में लिखा रहता है मार्क्स टू ऑल, तो ये वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे दो लोगों के लॉजिक सही होते हैं, दोनों के लॉजिक से अलग अलग आंसर ला रहे होते हैं, तो उस केस में वो लोग मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, तो यहाँ भी हमें यही करना चाहिए मार्क्स टू ऑल, तो ये चीज़ें हैं।
तो इसमें आप खुद से अपना मान लो आप खुद कैलकुलेट करो मार्क्स, तो आप अपने इसमें ऐड करो कि आपका ये करेक्ट था, देन आपको पता चल जाएगा आपके कितने मार्क्स हैं। ये है पोर्टल पे, अब किसी एक को ही सही करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। तो मतलब अगर मैं सी को सही करूंगा फिर ए को मुझे गलत करवाना पड़ेगा कुछ ऐसा स्टेटमेंट चेंज करके, तो वो कर सकते हैं, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी इन्होंने ए लगा रखा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है आपका पॉइंट भी सही है। तो 14, तो 14 जो है 14 के बाद 20, एक ठीक है, पहले 14 देखते हैं। सो 14th इज 14 में क्या कह रहा है कि let an and bn be two sequences of real numbers such that सीरीज an स्क्वायर एंड bn स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल था वो इजी था, दिस वाज इजी पेपर, ये मुश्किल नहीं था, है ना। सो इसको इजी पेपर था ये। सो an and bn be two sequences of real numbers such that an स्क्वायर bn स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, देन सीरीज का प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगी। तो इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया है कि ए एन स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, बी एन स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, तो प्रोडक्ट इसका कन्वर्ज कर रही है, एंड व्हाट दे सेड, तो कन्वर्जेंट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे गलत दिखाने के लिए है ना, काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। सर ए एन स्क्वायर को -1 ऑल्टरनेटिंग सीरीज लिए थे, -1 पे पावर n रूट n, अच्छा, और बी एन को भी वही सेम अगर ले लेते हैं, -1 की पावर n बाई एन लिए थे, ए एन रूट n सर, रूट एन, ठीक है। बी एन क्या ले लिए, अगर सेम ही ले सर ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। रूट n। तो इन्होंने कहा था ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर कन्वर्ज करने चाहिए, है ना, ऐसा एग्जाम्पल लो, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ से ए एन स्क्वायर जो बनेगा आपका दैट विल बी 1/n, यही ना, और बी एन स्क्वायर आपका क्या बनेगा 1/n। ए एन स्क्वायर ही ये है जो आप लिखे अच्छा हैं आप ये ए एन वो। स्क्वायर ले रहे हैं, ये बी एन स्क्वायर ले रहे हैं, ओके ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सो ए एन स्क्वायर इज -1 की पावर रूट एन, बी एन स्क्वायर इज -1 की पावर रूट एन, तो ये दोनों कन्वर्जेंट है, लेबनिज टेस्ट से दोनों कन्वर्जेंट है। तो इसका प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, सो ए एन स्क्वायर एंड बी एन स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं बताऊं ये टेस्ट जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सॉल्यूशन बनाया, वो एकता और साहिल है, जो दोनों आईआईटी कानपुर में भी एमएससी स्टैट्स कर रहे हैं ना। एकता है और साहिल है, साहिल का रैंक 34 था आई थिंक, 34 या 35 के आसपास, 30s में ही था, 35 या 37 यही से आसपास, या 39 में भी इसी में था, 30s में ही था। और एकता का भी है ना, दोनों कानपुर में है, तो उन लोगों ने ही बनाए थे दोनों। सो हो जाता वो गलतियां टाइपिंग में या वैसे हो जाता है। तो सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/n, जो आप कहना चाह रहे हो, है ना। सो ये चीज़ें हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा क्या ये स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे एन स्क्वायर है, एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर आप ऐसा नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं क्या आप, तो यहाँ आपको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज नॉट द सुटेबल एग्जाम्पल, क्योंकि ए एन स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव और इट इज नॉन नेगेटिव, है ना। सो ए एन स्क्वायर हैज टू बी नॉन नेगेटिव, बी एन स्क्वायर हैज टू बी नॉन नेगेटिव, तो आप ये एग्जाम्पल सुटेबल नहीं है, दिस यू कैन नॉट कंसीडर, है जी। देखिए कोई दूसरा एग्जाम्पल बनाओ, तो ये एग्जाम्पल आप नहीं ले, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा लीजिए। चलो सर इसको, जो कंसेप्ट किए थे फिर उसको ए एन बी एन ही ले लेते फिर। तब भी ए एन बी एन लेंगे तो क्या आएगा, तो उससे भी तब भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। सो अगर इसको हाँ हम सर। ए एन ले ले बी एन ले ले, तो ये प्रोडक्ट करेंगे आप ए एन स्क्वायर में, तो कन्वर्जेंट आ जाएगा। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि कन्वर्जेंट क्यों है। सो देखो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, ए बी है ना वो, सो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड
माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, है ना, एम इज मोर देन इक्वल टू जी एम। तो अगर यहाँ पे आप वही चीज को उधर भेज दो आप चाहो तो, है ना, तो क्या आएगा, इफ यू ब्रेक इट, सो किसको यूज करें हम लोग, तो अभी के लिए मुझे ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर लेना है ना, तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है, इसको उधर भेज दो, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, तो मुझे गिवन है, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दिया है जस्ट, बट आप जनरल प्रूफ भी कर सकते हो, तो प्रूफ आ जाएगा इससे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट से ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, अच्छा, माइनस ऐसा, और मुझे बता रखा है कि ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो अब इसलिए दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यहां से तो चूंकि हमारा ये होल स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे, तो होल स्क्वायर हमें तो सीरीज बस दे रखा है कन्वर्जेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से तो मुश्किल है। सो कैसे यूज करेंगे ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर को, ए एन बी एन सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है ना, और वो कन्वर्जेंट, अच्छा ये तो श्योर है ना कि ए एन स्क्वायर जीरो पे जाएगी, बी एन स्क्वायर जीरो पे जाएगी, फॉर लार्ज एन ये लेस देन वन ही होना है ना। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल लो कि इसका प्रोडक्ट जो है ना, इनफैक्ट लार्ज एन के लिए जो प्रोडक्ट है ए एन स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू ए एन स्क्वायर फॉर लार्ज एन, ऐसा होगा एक्चुअली, क्योंकि एट द एंड दोनों जीरो पे जाना है ना, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यूज आएगी, तो फॉर लार्ज एन दिस प्रोडक्ट विल बी लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल वन टर्म, बिकॉज एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन होगा, वन से तो कम ही होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी फॉर लार्ज एन इट गोज टू जीरो, क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अगर आप दोनों तरफ सीरीज लगा देंगे, सिंस दिस इज कन्वर्जेंट सो दिस हैज टू कन्वर्जेंट फॉर लार्ज एन, तो ऑब्वियसली सीरीज या सीक्वेंस का कन्वर्जेंस लार्ज एन पे डिसाइड होता है, सो दैट्स वाई, सो ये कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हो, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर लार्ज एन, इनिशियली कुछ टर्म इफ यू स्किप फ्यू टर्म्स, फ्यू टर्म्स का मतलब लाखों करोड़ों टर्म भी कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू स्किप दैट मेनी टर्म स्टिल सीक्वेंस सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सीक्वेंस एंड सीरीज में जो कन्वर्जेंस है वो टेल डिसाइड करता है, तो इनिशियल 1000 2000 10000 20000 10 लाख 20 लाख टर्म छोड़ भी दोगे सीक्वेंस में, स्टिल इट विल नॉट इफेक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और सीरीज, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर लार्ज एन दिस रिलेशनशिप होगा, एंड इससे वो अब दोनों तरफ सीरीज लगा लो, तो दिस सीरीज विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, बाय कंपैरिजन टेस्ट कन्वर्जेस, तो हमेशा कन्वर्ज करेगी, तो ये सही है ना, सो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, आंसर भी करेक्ट है। तो ये कन्वर्जेंट रहेगा ना, तो ये तो स्क्वायर है, तो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 14 के बाद जो डाउट था, 14 के बाद आपका था 19, अच्छा है ना, 14 से 19 से पहले कोई नहीं है, तो 11 12, हाँ 19 20 21, सो 19 चेक करते हैं। सो 19 दे आर सेइंग कि एक्स वाई आर, ठीक है ना, 19 में एक्स एंड वाई आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 0 4, ओके, सो ओके, तो देखिए एक्स वाई आर आई आई डी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 4, सो चलो इसको मैं वहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है जी, देखिए सो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्स वाई जो है आई आई डी यूनिफॉर्म 0 4 है, तो अभी मैं अगर ऐसा बना लूँ 0 और यहाँ 4 और दिस इज 4, सो दिस
4,4। तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज सपोर्ट, ठीक है, फॉर यू, या सैंपल स्पेस है अभी के लिए ज्वाइंट के लिए। इसका अगर ज्वाइंट पीडीएफ आप लिखेंगे, एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ लिखोगे, तो सिंस दे आर independent and identically distributed, so joint PDF will be product of marginals. So यहाँ से आ जाएगा 1/4 into 1/4, x is between 0 and 4, y is between 0 and 4 and 0 otherwise, ठीक है। तो ये this is the joint PDF for xy. Now question is what is the probability x more than y given x less than 2y? तो ये हो गया probability of event E given event F। तो यू नो फॉर्मूला probability of E intersection F upon probability of F, तो उसको अप्लाई कर देते हैं। So we need to find probability x more than y given x less than 2y. So E given F, so probability of E x more than y intersection x less than 2y upon probability x less than 2y, ठीक। अब आप देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। ये बोल रहा है एक्स वाई से ज्यादा है, 2y से कम है, सो इंटरसेक्शन ऐसा आया, x मोर देन y लेस देन 2y, और यहां पे है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2y, और कुछ नहीं है तो मोर देन 0 होगा, बिकॉज x इज यूनिफॉर्म 0,4, तो x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ x 0 से 2y में है, और वहां पे x y से 2y में है, ठीक है। सो नाउ ये प्रोबेबिलिटी निकालने, यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन पीडीएफ इज गिवन, इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ 2 रैंडम वेरिएबल्स है, तो ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले आप ग्राफ बना लो। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ये होता है, आप जानते हो। सो दिस इज लाइन x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू 2y का ग्राफ बनाओ, तो x इज इक्वल टू 2y मतलब क्या, कि y को 1 रखेंगे, x 2 हो जाएगी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y। सो व्हेन y इज 4 x इज 8, व्हेन y इज 2 x इज 4, तो यहाँ से जाएगा। तो दिस ग्राफ इज x इज इक्वल टू 2y, चेक कर लीजिए, है ना। तो दिस पॉइंट इज 2,4। तो आपको इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, और सिंस दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट, यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, एरिया ऑफ द रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। सो ये जो न्यूमरेटर है, ये ब्लैक शेडेड रीजन है मेरा, क्या इस ब्लैक शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा समझिए, एरिया ऑफ दैट ब्लैक शेडेड रीजन अपॉन, अभी मैं सैंपल स्पेस को मान लो दूसरे कलर से शेड कर देता हूं, येलो कलर से। तो ये है मेरा सैंपल स्पेस, ठीक। तो जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, दिस इज द सैंपल स्पेस। सो ये होगा एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, एरिया ऑफ येलो रीजन, येलो शेडेड रीजन। तो आप निकालिए। तो ये डिनोमिनेटर तो पता ही है आपको। अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ पहले ये न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ, ये तो न्यूमरेटर था, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो बेटर है कि इसको फिर, ये तो न्यूमरेटर की, ये दिस प्रोबेबिलिटीज ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, फिर आपको यही चीज इसके लिए करना होगा। तो अभी जो मैंने लिखा है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन अपॉन येलो रीजन, ये न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी है। फिर सेम चीज डिनोमिनेटर के लिए करेंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा येलो वाला। तो सिंपली हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको कैलकुलेशन ईजी कर देता हूँ। तो यहाँ से आएगा ये, ठीक है। तो 2 बार डिवाइड करने से अच्छा है कि एक बार डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ दिस रीजन एरिया ऑफ ब्लैक शेडेड रीजन अपॉन, है ना, इसका मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, अपॉन सैंपल स्पेस एरिया, फिर अपॉन यहाँ पे 0 से 2y वाला कौन सा रीजन है। तो ये पहले इसका एरिया निकाल लो कितना आएगा। देखो, तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, इस ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दो, हो जाएगा ना। तो ये लार्जर ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल को घटा देते हैं। तो ये कितना है 4, और ये कितना है 4, तो 4 4 जा 16, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4। तो ये लार्जर ट्रायंगल जो है उसका एरिया 4 हो गया, सॉरी 8 हो गया ना, हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 8 माइनस, और ये जो व्हाइट वाला रीजन है बॉटम में, इसको घटा दो, तो ये कितना है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो 4 हो जाएगा। सो 4 आ गया जो आपने बताया, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे होगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, एरिया ऑफ दिस रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो आगे लिखना चाहो तो लिख सकते थे दिस अपॉन सैंपल स्पेस का एरिया 16 है ना, जो मैं लिख रहा था येलो शेडेड रीजन वही चीज है, अपॉन 16। एंड सेम थिंग 0 से 2y वाला रीजन कौन सा है, तो x इज फ्रॉम 0 टू 2y। एक मिनट, ग्राफ मैंने सही बनाया ना, y बराबर x टू x का रीजन था x इज फ्रॉम y टू 2y ना, x इज फ्रॉम y टू 2y। अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट रीजन, पूरा टोटल वो रीजन नहीं है ना, दिस इज नॉट द टोटल रीजन। एक मिनट, इसमें ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, सो वी हैव टू सी केयरफुल्ली द रीजन, ठीक है ना। एक मिनट, ये रीजन जो मैंने सेट किया वो ठीक है, लेकिन वो रीजन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रीजन, ये रीजन क्या है, ये था y इज इक्वल टू एक्स, दिस वाज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस वाज x इज 2y, तो मतलब y इज इक्वल टू x बाई 2 था एक्चुअली। तो हमें x के बारे में सोचना था ना, सो x के बारे में सोचना है, x इज फ्रॉम y टू 2y है ना, x इज फ्रॉम y टू 2y, तो ये रीजन सेलेक्ट करना है पहले। तो अभी जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया दिया था y बराबर x है ना, उस तरह से x बाई 2 से उस तक, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू y टू 2y, पहले वो रीजन आप सेलेक्ट करो ठीक से, x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू 2y। तो वैसे ना मिस्टेक हो रहा था शायद, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, दिस रीजन इज x इज इक्वल टू y एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2y। एक मिनट, देखो ये जो है ना यहाँ पे, आई थिंक यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, x बराबर y टू 2y बोला है ना, तो x इज बिटवीन y एंड 2y, तो लाइन तो यहीं तक है क्योंकि आगे आप नहीं जा सकते, ये रीजन है नहीं तो आगे आप जा नहीं सकते। सो क्या कर सकते हैं आप, सो यू कैन एक काम करो डबल इंटीग्रेशन कर लो, या ठीक है इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा अगर ऐसे बात करूँ तो मैं दूसरे कलर से सेट कर देता हूं। ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, व्हाट विल दिस रीजन रिप्रेजेंट, ये जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, और इसका एरिया कितना होगा, क्या इसका एरिया निकाल पाएंगे, हाँ टोटल में से तुम दोनों ट्रायंगल को हटा दो। तो एक्चुअली यहाँ पे ना पहले जो मैं रीजन ले रहा था एक्स्ट्रा रीजन भी जा रहा था इसमें, जिनका ये डाउट है स्पेशली वो ध्यान दो, किनका डाउट था ये, कौन सा क्वेश्चन है ना, तो ये देख लो एक बार जो क्वेश्चन था, तो इसमें मेनली क्या कर रखा है ना, तो इसमें थोड़ा सा एरिया का चक्कर है। क्वेश्चन नंबर मैं 19 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है 19 जिनका डाउट था, हाँ अनुष्का ना, सो इसमें क्या है उनका देखते हैं उसने क्या किया, हम बाद में देखेंगे उसने क्या किया है, पहले हम अपना देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ठीक से रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, x मोर देन y x 2y, ठीक है। तो अभी मेनली मुझे वो रीजन देखना है x बिटवीन y एंड 2y, तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू y एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2y, और हमारे रीजन में ये यहीं तक है, तो मुझे इतना ही कंसीडर कर, ऊपर जो मैं कंसीडर कर रहा था वो मैं एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहा था, ठीक है। सो अभी के लिए यही होगा, और फिर से मैं कह रहा हूँ एरिया ही ले लो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी एरिया आप यूज कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम वर्क करेगा। तो वो तो सिंपल डिस्क्रीट में होता है, कॉन्टिन्यूअस में लेंथ ऑफ इवेंट अपॉन लेंथ ऑफ दिस, 1D में 2D में एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, 3D में वॉल्यूम ऑफ इवेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल स्पेस, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो होता है, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसका रीजन, इसका एरिया क्या आएगा एक बार ठीक से सोच के बताओ, ये जो है ना कलर है कितना आया, 2 आएगा, 2 आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये टोटल ये निकाल लेते हैं एरिया, तो ये टोटल कितना रहेगा हमारा, ये तो 4 है और ये 2 है 8 में से क्या करते हैं हम लोग ये वाला हटा देते हैं, तो ये तो यहाँ 4 ही होगा बीच में है ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, x इक्वल टू वाई था x इक्वल टू 2 था, तो 2 ही आएगा यहाँ पे। तो ये 2 है, ये 2 और 2 हाफ इंटू 2 इंटू 2, यही ना, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 4/2 2 आ गया, माइनस इस ट्रायंगल को घटा दीजिए, तो ये है 4 और ये है 2, 4 2 8 अपॉन 2 4, चेक कर लो, सो हाफ इंटू 4 इंटू 2 4 2 8 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 8 - 6, तो फाइनली 2 आ गया, ओके, अपॉन फिर सैंपल स्पेस डिवाइड कर सकते हो चाहो तो, वरना छोड़ सकते हो, अपॉन 16, तो ये न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी अब आई। तो पहले मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा डिवीजन ले रहे थे, यहाँ पे x था y टू 2y, x इज फ्रॉम y टू 2y, सो x इज इक्वल टू y x इज इक्वल टू 2y, आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि y
आउट ऑफ सपोर्ट, इसके बाद सपोर्ट के बाहर हो जाएगा 2y। तो हमें सिर्फ x को y से 2y लेना है। एंड नाउ ये बताओ यहाँ से क्या आंसर आएगा, 0 से 2y के बीच का रीजन कौन सा है? तो x बराबर 0 एंड x बराबर 2y, विच रीजन इज दिस? पूरा रेक्टेंगल। ये वाला पूरा रेक्टेंगल 0 से 2y तक का। तो 0 से 2y, तो 0 से 2y, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस और 2y मतलब ये, तो ये वाला कितना आएगा, ये पूरा दोनों ऐड हो जाएगा नहीं? तो बस टोटल 8 में से आप 4 घटा दोगे, यही ना? तो उसके अकॉर्डिंग y बराबर x2 है ना, x बराबर 0 ये ले रहा हूं मैं, और x बराबर 2y ये लाइन ले रहे हैं हम लोग। तो हाँ ठीक है, तो अभी के हिसाब से क्या आएगा, क्वेश्चन ये है कि आंसर क्या होगा। अभी मैं सिर्फ 2y तक जा रहा हूँ ना। सो 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4/16। मतलब अगर तुम डिवाइड करना चाहो, नहीं करना चाहो इसको हटा दो, ये सैम्पल स्पेस कट जाएगा, तो है ना, इसको डिवाइड नहीं करना चाहो तो ये 4 है। तो वैसे तो 1/2 आ गया, लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन से करता तो क्या होता, एक बार चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बताओ। ठीक है, अभी मैं बस यही कंसिडर कर रहा हूँ, x बराबर y टू x बराबर 2y। सर नीचे वाला इंटीग्रेशन से करने पे 3/4 आ रहा था। हैं नहीं, तो वैसे मुझे लग रहा है वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, 4 2 8, 8 ले लिया और 8 में से ये वाला घटा दिया, 8 में से ये वाला घटा दिया। ठीक है, तो ये वाला घटाऊंगा तो ये कितना था, 4 2 8 का हाफ 4, सो 8 - 4 आ गया। अच्छा, मैं इंटीग्रेशन से करके देखता हूँ। सो अगर हम इंटीग्रेशन से करते तो क्या होता, तो ये तो मैं ये एक अप्रोच लगा रहा था। दूसरा अप्रोच अगर लगाऊं कि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, तो y लेस देन, है ना, दूसरे इसी क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व करूं तो क्या होगा। सो हम दूसरा अप्रोच लगा के देखता हूं क्या डिफरेंस आता है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 टू y टू 2y अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 टू 2y। देखो कई बार ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये भी ले सकते थे क्या, है ना, ऐसा, क्योंकि सपोर्ट आउट ऑफ सपोर्ट तो ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा कि 0 से 2y। सो मैंने तो हाफ ही कंसिडर किया ना, ये चीज़ है। तो बस आपको ये देखना है कि हमारा रीजन बाहर ना चला जाए ना, उससे सैंपल स्पेस के बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जो भी करेंगे ये सैंपल स्पेस के यही होना चाहिए, दिस शुड बी इनसाइड सैंपल स्पेस, ये चीज है। तो यहां तो मैंने बस वो हाफ पोर्शन लिया है, और उसको अगर आप ऐसे ऐड करते हैं आप x2 2y, तो 2y बाहर वाला हटा दो, तो दो पार्ट में रीजन कर सकते थे हम लोग। x तो यहाँ भी है ना, लेकिन 2y कैन गो टिल 4 ओनली, तो इसको दो पार्ट सर में लिख। हाँ सर जो पूरा पर्पल की है वो एरिया अगर निकालेंगे तो सर इंटीग्रेशन में उसका लिमिट 2y से y जाएगा x का। 2y से अगर अगर dy के टर्म में करें सर तो लेकिन उसमें देखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि हमें चाहिए था, तो मैं भी करेक्ट बता दूँ ना, कई एक्चुअली हो सकता है कुछ लोग सिर्फ इतना सोचेंगे, कुछ पूरा सोचेंगे, तो पहले जो हम लिख रहे थे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। तो मेनली क्या रीज़न लेना चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो एक्स इज फ्रॉम वाई टू 2y, यही ना, तो एक्स इज फ्रॉम वाई टू 2y, y और ये है 2y, लेकिन इसके आगे आप जा नहीं सकते, सो यू हैव टू बी बिटवीन दिस। तो y अगर 0 से 1 में है मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपका 0 से 2y हो जाएगा, और y अगर 1 से 2 में है तो y अगर 0 से 2 में है तो वैसा रहेगा, हाँ, और y अगर 2 से 4 में है तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, y से लेके ओनली 4 तक। सो आई थिंक दिस आई हैव टू इम्प्रूव, है ना। अगर इंटीग्रेशन से वैसे कर रहे दो पार्ट में होगा, तो यहाँ भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आई शुड टेक दिस रीजन
मतलब मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेन यही है कि तुम्हें ये रीज़न ठीक से आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपको ठीक है समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़े कन्फ्यूज़न हो रहा है बिकॉज ऑफ सपोर्ट, है ना। सो अभी के लिए अगर मैं फिर से दोबारा ट्राई करूँ तो इसमें क्या होगा कि जैसे दिस लाइन वॉज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, और हम इसके आगे नहीं जा सकते, है ना, ये है। तो इसमें दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं इसको कि व्हेन y इज बिटवीन 0 एंड 2 एंड y इज बिटवीन 0 एंड 4। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता कि x बिटवीन y एंड 2y, और जब y को 0 से 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दो, और एक केस में, है ना, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि y को हम 0 से 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दे, प्लस x जो हो जाएगा यहाँ पे y से लेके जब y 2 से 4 में है ना, सो जब y 2 से 4 में है, सो y इज बिटवीन 2 एंड 4, तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर x की वैल्यू 4 से आगे नहीं जा सकती ना, 4 पे ही रोकना पड़ेगा आपको। तो वैसा हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 से 4 में, है ना। सो दिस विल बी बिटवीन 2 एंड 4, देखो, और अपॉन 0 से 2y। तो यहाँ पे अगर मैं इस वे में चलूँ तो 0 से 2y ये लाइन है, y बराबर 0, x बराबर 0, दिस y एक्सिस इज x बराबर 0 एंड x इक्वल टू y इज दिस लाइन। तो अगेन यू कैन नोट, यहाँ भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज बिटवीन 0 एंड 2y, कब, जब y की वैल्यू तुम लो 0 से 2 और x इज बिटवीन आएगा 0 से, अब आप जब y की वैल्यू 2 से 4 में जाओगे तो आगे तो जा नहीं सकते, तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट x बाई 4, 0 to 4 एंड कब, व्हेन y इज टेकन बिटवीन 2 एंड 4। तो मैं इस पार्ट में लिख सकता हूं। तो अगर ऐसा लिखूंगा, सो अब चेक कर लो एक बारी, मैं दो पार्ट में लिख रहा हूं। देखो, पहला रीजन ये है कि एक बार ये रीजन कंसिडर करे और दूसरी बार में ये रीजन कंसिडर, पहले मैंने हाफ ही कंसिडर किया था, ये है पार्ट, अभी तक ठीक है ये। तो इससे कर लो, अब इससे क्या आएगा, तो यहाँ से आंसर वही है। हाँ? जब अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, हाँ, अब 1/16 dy का लिमिट पहले लिखेंगे और वो लिमिट होगा 2y से y, तो गलत है सर। 2y से y, अच्छा x की लिमिट ना, हाँ, लेकिन x की लिमिट तो इधर से आएगी, x यहाँ x से, की लिमिट नहीं सर, x की लिमिट नहीं, अब पहले y के पैरेलल चल रहा है लिमिट लेते समय, तो वो 2y से y। लेकिन यहाँ बीच में वो है, बीच में x है, वो समझा रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे दो पार्ट में होगा। तो फाइनली देखो, मैं दोनों तरीके से फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। तो अब इसके बाद मुझे ये समझ आया कि जैसे आप अगर इंटीग्रेशन से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन दो पार्ट में करना पड़ेगा। देखो, सो एक बार होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ dx dy 1/16 dx dy, तो x की लिमिट तुम जब लोगे ना, तो x की लिमिट होगा x बराबर y, x बराबर 2y, तो y से 2y जब y की वैल्यू 0 से 2 में है, प्लस 1/16 dx dy जब y की वैल्यू 2 से 4 में है। सो जब y की वैल्यू 2 से 4 में है तो x यू कैन टेक y टू 4, सो x यू कैन टेक y टू 4, और अपॉन यहाँ जब करोगे सेम प्रोसेस होगा 1/16 dx dy। तो दिस इज फाइनली, है ना, ये कंक्लूजन है और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये जो आएगा यही करेक्ट है। सो यहाँ से आ जाएगा अगेन, व्हेन यू कंसीडर y बिटवीन 0 एंड 2, सो व्हेन यू कंसीडर y बिटवीन 0 एंड 2, मुझे x 0 से 2y तक जाना है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ 0 से, अब मुझे 0 से 2y तक जाना है, ये मेरा टोटल रीजन होगा, ठीक है। सो दिस इज फाइनली, है ना, करेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी के लिए मैं इस रीजन पे बात करूंगा। डिनोमिनेटर मेरा ये वाला रीजन है, ठीक है, जो रेड मैं सेट कर रहा हूं, दिस इज द डिनोमिनेटर। सो नाउ ये आ जाएगा जब y आपका 0 से 2 में है, सो दिस विल बी 0 to 2y, और जब y 2 से 4 में है देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, तो वो सिंपल 0 से 4 हो जाएगा। तो ये 0 से 4 आ जाएगा। अब इससे जो आंसर आएगा वो फाइनल आएगा। आंसर क्या आएगा मैं भी बता देता हूँ। तो आंसर जो आएगा, जब इसकी वैल्यू निकालोगे, चेक करके बताओ, तो यहाँ भी एरिया हम यूज कर सकते थे, अभी भी एरिया यूज कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। तो फाइनली ये सही है, इससे कर रहा हूँ, यही एरिया से यूज करूंगा तब भी आ जाएगा। तो एरिया से क्या आएगा, सो व्हाट विल आंसर थ्रू एरिया,
तो यहाँ से शुरू में ये था, है ना, तो जो शुरू में कर रहे थे वो सही था ना, ये वाला पार्ट हम कंसिडर कर, दैट वाज फाइन इनिशियली जो कर रहे थे। तो क्या आया था उससे एक बार बताओ देख के, अब फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहां से आंसर आएगा आपका 4 × 4 16/2 8 -4 आया था, और यहां से आ जाएगा डिनोमिनेटर में जब करोगे तो आपको ये एरिया प्लस ये एरिया ये लेना है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 8, सो 4 प्लस एंड और ये कितना आएगा 4 प्लस वहां से आ जाएगा 2 4 × 8, तो इससे कितना आता है, सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई कर लो फाइनल। मैंने 16 से डिवाइड नहीं किया, इफ यू वांट यू कैन डिवाइड बाई 16, सो चाहो तो इसको 16 से डिवाइड कर लो, इसको 16 से डिवाइड कर लो, तो फाइनली देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन से ये एरिया आ रहा है क्या आंसर, तो आंसर ये मेरा फाइनल होगा, देख लो। तो 4/16 1/4, और यहाँ से 12/16 3/4, फाइनल आंसर 1/3 है। अब देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन आप पूछो, तो नाउ इट इज फाइन, ठीक है। सर हाँ हाँ सर इसमें 2 पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम? हाँ, क्योंकि उसके बाहर चला जाएगा रीजन, नहीं तो 2 पे रेस्ट्रिक्ट इसलिए कर रहे हैं, जैसे अभी देखिए ये जो मेरा रीजन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर आप जैसे लिमिट ले लेंगे यहां से लेके यहां तक, अगर आप ये लिमिट ले लेंगे ना तो आप इसके बाहर भी चले जाएंगे, एक्चुअली होगा ना। सर लेकिन कैलकुलेशन अगर उसके हिसाब से भी करें तो यही आएगी 1/3, 1/3 ही आ रही है, एरिया वाइज अगर करेंगे तो 3 ही आ रही है, तो मुझे लगता है 2 पे रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एरिया से करते अभी वही आता ना, मैं एरिया ही किया हूं एक्चुअली, सो जैसे रेस्ट्रिक्ट इसको तो मैं समझाने के लिए किया था, अदरवाइज वो तो ऐसे ही हो जाएगा फिर भी, जैसे ठीक है आप एरिया निकालेंगे वही आंसर आएगा, जो आप कह रहे हैं सही चीज़ है, मैंने आंसर यहाँ एरिया के थ्रू लिखा है, इंटीग्रेशन में नहीं किए हैं, मैंने एरिया के थ्रू आंसर लिखा है एक्चुअली, तो आंसर यही आएगा, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक है। सो आंसर वही आएगा, आप वैसे एरिया निकालते इस पार्ट का एरिया डिवाइडेड बाई दिस टोटल एरिया, ठीक है ना, तो आंसर यही आएगा। तो शुरू में है ना एक्चुअली बीच में मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि ये पार्ट लूँ या ना लूँ, फिर समझ आया कि ये तो बाहर है तो इसको बस स्किप करना है, इसको हम नहीं छोड़ सकते ना, वी कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, हमें इसके आगे वाले को स्किप करना है, बट ये तो मेरा पूरा सैंपल स्पेस है, दिस इज द आंसर एक्चुअली 1/3 आंसर है, ठीक है ना। ठीक है। अगला कोई रह गया तो अगला जो क्वेश्चन जिनका है देखते हैं। सो क्या था आगे, तुम कुसुम तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या है, 11th 13 हो गया, 44 देखते हैं क्या है, 44 रहेगा। सर 20th क्वेश्चन इज 20, हाँ बताओ। सर किसी ने पूछा है। अच्छा 28 भी है, ओके 28 में है कि XY be the jointly distributed random variable having the joint PD of this, okay, so what is the probability of this, अगेन ये एरिया से किया जा सके, भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी एरिया वाले अप्रोच से किया जा सकता है। अच्छा उसका आंसर उसके हिसाब से क्या आया था, हम कौन सा 19 कर रहे थे ना, सो 19 में उसका आंसर क्या 1/3 था, ठीक है 1/3 इज फाइन। सो अच्छा उसने ऐसे कि इंटीग्रेशन से कर दिया तब भी आंसर सेम ही आ गया, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। तो इतना आगे कॉम्प्लिकेट मुझे करना नहीं था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके लिए एरिया कैसे निकाल पाएंगे, अरे यार, तो यहां से आ जाएगा सिंपल तो है, मतलब ये इसको या तो उसका इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं होगा, उससे हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस सर्कल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सर्कल पे रेडियस 1 वाले पे, है ना, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड ये आपको बोला है y बराबर, तो ये क्या है मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस, यही मॉड x ही है, इसी ये मॉड x का ही डेफिनेशन है। इफ यू सी मॉड x कैन बी रिटन एज मैक्सिमम ऑफ x माइनस x, x माइनस x इज नथिंग बट मॉड x सिंपली, तो ये मॉड x का ही दूसरा नाम है।
कि जो लार्जर होगा वो आएगा, तो मॉड एक्स नेगेटिव तो आएगा नहीं, है ना। सो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है वाई मोर देन मॉड एक्स, यही तो है। तो वाई बराबर मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया। अब वाई मोर देन मॉड एक्स ये रीजन आ जाएगा। अब इस पे इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है अब। सो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। सो अगेन अगर इस पार्ट का हम एरिया निकाल लेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या बना रहा होगा, क्वाड्रेंट ही तो बना रहा है। ये एंगल कितना है, अगर पूछे ये एंगल कितना है तो ये तो 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये 90 है। सो 90 है तो ये क्वाड्रेंट हो गया। चेक कर लो एक बारी, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यही आ जाएगा। टोटल एरिया 1 है तो इसका 1/4 आना चाहिए, ऐसा है। देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेंट ही कवर करेगा ये, ठीक है। 1/4 है, इट्स फाइन। तो ये ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा, इतना कुछ करना नहीं है। इसने इंटीग्रेशन से किए होंगे, बट एरिया से हो जाएगा डायरेक्टली। पिछला क्वेश्चन भी एरिया से हो जाएगा, ये भी एरिया से डायरेक्टली आ जाएगा, तो इसमें कुछ है नहीं। एक मिनट, तो ठीक है, ये तो हो गया 20 नंबर ना। 20 के बाद क्या था भाई, 44 देखते हैं उसका। जो लोग हैं उसका क्वेश्चन देखो। 44 में क्या था, ये तो जस्ट डबल इंटीग्रेशन है। सो और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे शायद, है ना। अभी ऐसे इंटीग्रेट शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑर्डर चेंज कर लोगे तो हो जाएगा, होगा भाई। कुसुम बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ये तो ऑर्डर चेंज करने का है। सर ऑर्डर चेंज करके भी तो कांस्टेंट ही आएगा, उसमें उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, उसमें यह है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है डी एक्स पहले है, अगर डी वाई पहले हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। यहां प्रॉब्लम डी एक्स होने से है, तो डी वाई डी एक्स कर लेंगे तो हो जाएगा ना। देखो मैं करके दिखाता हूं। तो सर कांस्टेंट है तो लिमिट ऐसे ही इंटरचेंज कर सकते हैं नहीं। नहीं, कांस्टेंट नहीं है। देखो यहां ध्यान से, एक में वाई से पाई है, यहां देखो वाई से पाई है, उसमें कर सकते हो आप, इसमें नहीं कर पाओगे। तो पहले ग्राफ बना लो, आपको ये समझ आएगा, ग्राफ से इजी रहेगा। सो पहले आप ग्राफ बना लो, फिर उससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है ना। ये जो है, तो इसमें अभी ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन एक्स बाई एक्स, पाई बाई 2 से पाई, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ है वाई से एक्स। देखो इस वाले पार्ट में क्या है, एक्स की वैल्यू वाई से पाई है और वाई की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई है। यहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू है पाई बाई 2 से पाई, और वाई की वैल्यू है 0 से पाई बाई 2, यही है ना, ये चीज़ है। अब इसको ठीक से ग्राफ बना लो इसका। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाओगे, टोटल ग्राफ बना लो आप। सो टोटल ग्राफ जो बनाओगे तो क्या आंसर आएगा, तो y इज पाई बाई 2 से पाई, तो इस नंबर लोकेट कर लो। पाई x इज पाई बाई 2 से पाई ना, y 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और y है x पाई बाई 2 से पाई। अभी मान लो x पाई बाई 2 है और पाई है, मान लो यहाँ पे ऐसा है। तो अभी के लिए इसका ये रीज़न है, ये फर्स्ट, उसका फर्स्ट वाले, ठीक है ना, y x पाई बाई 2 से पाई है, y दिस। तो दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या है, x y से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, यही ना। क्योंकि तो ये लाइन बनाओगे, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो यहाँ पे x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज पाई, तो x इज पाई की लाइन तो ये है आपका, x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और यहाँ y इज पाई बाई 2 टू पाई, सो y इज पाई बाई 2 टू पाई, तो यहाँ पे पाई है। अब आप खुद समझो रीजन कौन सा है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा रीजन इंक्लूड हुआ, सो एक तो ये वाला रीजन पहले था, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन में देखो ये रीजन है, तो इसमें तुम जैसे कह रहे हो ना इंटरचेंज ऐसे ही कर देंगे, तो पहले वाले में ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां कांस्टेंट है पहला इंटीग्रल में। दूसरे वाले में दिक्कत है, दूसरे में क्या है, एक्स वाई से पाई है। सो दूसरे वाले में देखो जो एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर पाई, तो ये रीजन है, ठीक, और पाई बाई 2 ये। तो अभी जो मैंने सेट किया ना, दिस ब्लैक रीजन इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, तो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आएगा, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देख लो तो होगा क्या, इसको ऑर्डर चेंज करो, कितना आसानी से नहीं हो जाएगा।
अभी तुम्हारा जो लिमिट था ऐसा था, x का लिमिट इन्होंने यहां से यहां तक ब्रेक किया था, एक स्ट्रिप यहां बनाए थे, तो एक बार इस रीजन में इंटीग्रेट किया, एक बार इस रीजन में इंटीग्रेट किया, ऐसा किया क्योंकि x की लिमिट पहले लिया था उन्होंने। अब मैं y की लिमिट पहले लूंगा, तो जब मैं y की लिमिट पहले लूंगा तो मैं ऐसा स्ट्रिप बनाऊंगा तो एक स्ट्रिप में ही काम हो जाएगा। तो मैं यहां करूंगा dy dx साइन एक्स अपॉन एक्स। अब y की लिमिट यहाँ y बराबर 0 है और ये y बराबर x है, तो ये y बराबर 0 से x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो x आ रही है π/2 से पाई। तो ये इंटीग्रेट करना आसान है, दिस इंटीग्रेशन एंड सम ऑफ दीज टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देख लो। सो अकेला इसको सॉल्व करोगे वही चीज है, इसी का ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ दिस। और यही चीज पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, वो टाइम लग रहा था डिसाइड करने में कि मैं कौन सा रीजन कैसे कंस्ट्रक्ट करूं। तो वो पिछले है ना, पिछला में ब्रेक कब करना पड़ता है, तो यहाँ पे जब आप ऑर्डर चेंज करोगे, इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो दो पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, हो अब जाएगा सर। अब हाँ, कंबाइन देखना था, वो हम लोग सिंगल सिंगल देख रहे हाँ, तो कंबाइन करके हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वैसे आ जाएगा, उसको ऐसे इंटरचेंज कर लो तब भी चलेगा, इसको इंटरचेंज करोगे तो आपको इस रीजन पे ठीक से, तो अगर मान लो सिर्फ आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ आप y लोगे, ये x y यहाँ पे ये क्या है y y हैं। नहीं सर, वो बोल रहे कि अगर पहले वाला का इंटरचेंज करके भी सॉल्व करना चाहे, सिर्फ उस पहले वाले को ही, सेकंड पार्ट को नहीं करना चाहते, तो फिर उसका इंटीग्रेशन हार्ड है। लेकिन अगर कंबाइन करके फिगर बना ले और उसके बाद इंटीग्रेट करे कंबाइन का, तो वो हो जाएगा। हाँ, आसान से आ जाएगा। नहीं तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, जो यहाँ पे है बताओ, जिन लोगों का जो रह गया, बाकी जो गया सो गया। सो अभी जो लोग हैं, 22 क्वेश्चन में इक्वल। हाँ जो लोग हैं जिनका जो डाउट है वो बताओ। 22 ट्राई करते हैं। सर इसमें जो ए पार्ट है वो कैसे देखेंगे, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, फाइनाइट वेरिएंस, u है x प्लस जेड, v है y प्लस जेड, तो z कॉमन है ना। अब कह रहा है सपोज u v हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, बता रखा है कि u एंड v आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो u एंड v आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो u है x प्लस जेड एंड x y प्लस जेड, तो x प्लस जेड एंड y प्लस जेड आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, z इक्वल है, तो इसीलिए x एंड y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। x प्लस जेड एंड y प्लस जेड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और z तो कॉमन है ना। सर इसमें जैसे अगर हम x को माने कि एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, z भी एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, हाँ। और y गामा को फॉलो कर रहा है, तो ठीक, दोनों का एडिशन तो गामा ही आएगा, तो u और v तो गामा को फॉलो कर जाएगा। लेकिन नहीं, गामा तो आएगा लेकिन गामा में पैरामीटर भी सेम आना चाहिए आइडेंटिकली, जैसे एक्सपोनेंशियल 2 और एक्सपोनेंशियल 3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आइडेंटिकल कहाँ लिखा है? नहीं, सेम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है, इट डजंट मीन कि गामा गामा है दोनों, नो। कहीं लिखा हुआ है कि सेम है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, इसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब आप बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है u एंड v आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो IID वर्ड आता है ना, तो IID में जो ID है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो उसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा एक्सपोनेंशियल म्यू, लैम्डा और म्यू अगर डिफरेंट है, दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे डोंट हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। सेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों का पीडीएफ सेम है, सीडीएफ सेम है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ जो बोल रहा है ना कि दे हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन मींस यू एंड वी हैव सेम पीडीएफ, यहाँ बोल रहा है एक्स एंड वाई हैव सेम पीडीएफ, ये चीज है। मतलब पैरामीटर सेम हो। हाँ एग्जैक्टली, पैरामीटर हैज टू बी सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2 है तो 1 बाई मान लो 2 e की पावर माइनस 2x, एक्सपोनेंशियल 3 है तो 3 e की पावर माइनस 3x, ऐसा होगा। तो दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दे डोंट हैव सेम पीडीएफ। तो कहीं भी लिखा हुआ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड या सेम डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम तो होगा ही, पैरामीटर भी सेम होगा, तब बोलेंगे ऐसा। पीडीएफ कॉमन होने चाहिए, बोथ हैव द एग्जैक्टली सेम पीडीएफ। ओके सर। और क्या रह गया, जो लोग हैं उनका बताओ, आप लोग कुछ क्वेरीज में क्वेश्चन नंबर रह गया होगा तो बताओ। ऑप्शन डी इसलिए नहीं हो रहा है कि कोरिलेशन 1 भी हो सकता है इसलिए। हाँ हो सकता है, कोरिलेशन 1 भी हो सकता है एग्जैक्टली, यू भी का। जैसे अगर इक्वल ही हो गया तो इक्वल हो जाएगा तो कोरिलेशन 1 ही आ जाएगा। और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा इक्वल होगा, इक्वल हो सकते हैं। इट्स नॉट श्योरली कि जो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल होगा, श्योरली जरूरी ना, डिफरेंट रैंडम वेरिएबल में हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन बट मे बी इक्वल आल्सो, ये चीज़ है। तो इसीलिए 1 भी हो सकता है, अगर इक्वल हो गया तो 1 आ जाएगा कोरिलेशन उसका, इसीलिए।
और क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है? 44 तुम्हारा हो गया भाई? क्या था 44 में? हाँ ये वो हो गया ना। तो अभी जो लोग हैं बताओ, इनमें कुछ क्वेश्चन है जिनका बाकी रह गया? बाकी जो पूछ लिया ठीक है, आई थिंक दे आर नॉट देयर। सर क्वेश्चन 40 40, ओके, सो 40 देखेंगे तो हाँ एमएलई निकालना है ना। सो एमएलई है तो ये बोल रहा है कि x1 x2 दिस इज द इंडिपेंडेंट इन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस, है ना, क्या बोल डिस्क बोलते हैं इसको, सर्कल है, दो सर्कल के बीच का रीजन है। तो अननोन पैरामीटर तो बताओ क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ एमएलई मतलब, एमएलई का मतलब जब लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, राइट? सो वी हैव टू मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन। सो मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन। जब आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ आएगा एक्स वाई का, सो ये है ना, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, है ना। सो एक का रेडियस है रूट अंडर थीटा और एक का रेडियस है रूट अंडर थीटा प्लस 1, यही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो आर वन स्क्वायर इज थीटा एंड आर टू स्क्वायर इज थीटा प्लस 1, ये है। और हमें इस बीच का रीजन कंसिडर करना है। सो ये है मेरे पास। अभी क्या करना है आपको है, तो अभी आपको क्या करना है, ये पीडीएफ क्या होगा? सो 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब यूनिफॉर्म लेंथ ए बी पे होता है तो आप लिखते हैं 1/b माइनस ए पीडीएफ। जब आप लेंथ, जब 2 डायमेंशनल स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1 एरिया ऑफ द रीजन। तो इस रीजन का एरिया कितना होगा? तो ये है पाई, जैसे आप अगर इसका रीजन निकालेंगे एरिया कितना आएगा, तो अगर टोटल एरिया देखें ये टोटल, तो ये है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो जो कि होगा थीटा प्लस 1 माइनस इस वाले रीजन का एरिया निकालो इनसाइड सर्कल, तो ये पाई थीटा, घटाओ इसको कितना आया पाई। तो ये जो रेड शेडेड रीजन एरिया पाई है, तो इसका 1/पाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस 1। क्या किया हमने? 1 एरिया, जैसे 1/b माइनस ए लिखते हैं यूनिफॉर्म ए बी में, क्यों? क्योंकि ए बी इंटरवल है, इंटरवल 1 डायमेंशनल है तो उसका लेंथ लेते हैं, 2 डायमेंशनल है तो एरिया लेंगे, 3 डायमेंशनल होगा तो वॉल्यूम लेंगे। तो 1 एरिया ऑफ द डिस्क, ये जो डिस्क है उसका एरिया लिया। अब आपको देखना है तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? ज्वाइंट पीडीएफ पावर n। अब यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ थीटा, सो मुझे थीटा का रेंज निकालना होगा। अब तो यहाँ से आप देखिए, पहला है कि थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। सो थीटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर से छोटा होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से भी छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो आप जानते होंगे कॉमन सोल्यूशन आएगा मिनिमम ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, जो इन सब में मिनिमम होगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, आप ये समझिए कि ज्वाइंट में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। वैसे ही यहाँ पे थीटा प्लस 1 मोर देन सबसे है, तो यहाँ जब आप लिखेंगे थीटा मोर देन एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ये रहेगा। सो अगेन ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है 2 डायमेंशनल में, तो 1 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से थीटा का रेंज निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया? सो नाउ जो थीटा का रेंज है, थीटा लेस देन इससे है, 1 उधर चला जाएगा तो मिनिमम, तो जो मैक्सिमम है इसको मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में लिख सकता हूँ x1 y1 ऐसे कर दो चाहो तो। सो है ना, जैसे अब समझ लो, मान लो ऐसा है कि अभी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कुछ नाम रख दूँ, मान लो टी रख दूँ अभी के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ समझिए ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू T1, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ आएगा थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू Tn, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे थीटा की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1। तो यही मैं कह रहा था अभी। तो अभी से क्या आया देखिए, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा है इट इज़ 1/पाई रेज़ टू पावर n, और ये होगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा बिटवीन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन दिस, है ना, -1 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है। और आप लगाइए फैक्टराइजेशन थ्योरम, नाउ यू अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम।
तो उससे आपको क्या समझ आता है कि ये जो T1 है और ये जो Tn है ये जॉइंटली सफिशिएंट होगा फैक्टराइजेशन थ्योरम से। सो यहाँ से आएगा आपके पास कि ये जो है ना, या कुछ नया नाम दे दो चाहो तो यहाँ से आ गया Tn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और T1, तो जो भी पहले लिखना चाहो आप, सो दैट विल बी द MLE। क्यों भाई? अच्छा तो सफिशिएंट आ गया, मुझे MLE चाहिए था ना, ओके नो प्रॉब्लम। तो आपको ये मैक्सिमाइज करना है, तो मैं सफिशिएंट निकाल रहा था, मुझे तो MLE चाहिए ना। सो MLE के लिए क्या करना होता है, तो ये थीटा का रेंज आ गया। अभी छोड़ो है ना, एक्चुअली मैं दिमाग में नहीं डाल के मैं MLE निकाला, मैं सफिशिएंट निकाल रहा था ना। सो मुझे चाहिए MLE। सो नाउ इसके बारे में सोचो आप, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना ऑन दिस इंटरवल। तो MLE का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन। सो ये थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इस पूरे इंटरवल के लिए मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर कोई फंक्शन मान लो f(x) बराबर 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3 एग्जांपल के लिए, तो पूरा इंटरवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब आपका लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है तो जो थीटा का पूरा रेंज MLE है, जैसे यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1 में होता है, इस तरह केसेस में होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, सो ये जो पूरा इंटरवल है Tn -1 से T1, दिस इज MLE ऑफ थीटा, यही है। और ये वापस रख दो, तो Tn हमने किसका नाम रखा है, Tn है एक्चुअली मैक्स ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर -1 से लेके मीन ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। सो ये जो पूरा इंटरवल है ये MLE है, दिस इज MLE ऑफ थीटा। चेक कीजिए, अब डाउट बताइए तो क्या इसमें पूछ रखा था, ऐसे ही आंसर होगा है। तो इस बीच का हर नंबर MLE है। तो क्या क्या ऑप्शन है, हाँ देखो, तो इस इंटरवल का हर पॉइंट MLE है। तो ये लेफ्ट एंड पॉइंट भी MLE है, राइट एंड पॉइंट भी MLE है, इनका एवरेज भी MLE होगा, ठीक है। तो यहां से ये MLE है, यस, ये भी MLE है, यस, एंड एनी वैल्यू बिटवीन दिस इज MLE, यस, एनी वैल्यू बिटवीन, दोनों का मैक्स को ओपन कर दिया इसने, है ना। सो पॉजिटिव पॉजिटिव ही है तो इसने ओपन कर दिया, ठीक है, इसलिए वैसा लिखा है। क्लियर है, देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन ये था। नेक्स्ट बताओ जिनका नेक्स्ट रह गया। कोई क्वेश्चन है जो रह गया और डिस्कस करना। सर उसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे निकालेंगे? इसी में यस सर। सो सफिशिएंट ज्वाइंट हो जाता, जैसे अभी सफिशिएंट निकाल रहा था ना मैं, तो सफिशिएंट क्या होता कि जैसे आप लोग जानते हैं ना, सफिशिएंट में क्या होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को आप लिख दो फंक्शन ऑफ x इंटू जी ऑफ थीटा टी। तो यहाँ पे t जो बनेगा ये Tn और T1, T मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ और नाम रख दो इसको चाहो तो अभी के लिए। तो यहाँ पे है ना कुछ नया स्टैटिस्टिक ले लो। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे ये आएगा Tn, T1, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ये जस्ट एक ऑर्डर पेयर है ना, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट। तो जॉइंटली क्या होता है, जैसे मैक्स ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर कॉमा मीन ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये वैसे ही जैसे आप यूनिफॉर्म थीटा और थीटा प्लस 1 का निकाल के देखो आप, तो अगर आपको ये आता है तो ये सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। वहाँ भी लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ भी लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट आ जाएगा यूनिफॉर्म थीटा और थीटा प्लस 1 के लिए। तो यहाँ भी पूरा इंटरवल MLE आता है, और यहाँ पे भी सफिशिएंट एस्टिमेटर जो आएगा आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो जस्ट इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कीजिए, ठीक है भाई। तो डाउट हो गया खत्म, ये जो लोग हैं अभी प्रेजेंट उनका। सर क्वेश्चन नंबर 23 में सी ऑप्शन था सर। 23 में, हाँ 23 देखिए, तो यूएमवी होने के लिए क्या चाहिए, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल है क्योंकि कुछ उसने फिक्स तो किया नहीं है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, सैंपल साइज 1 है, हाँ तो सैंपल साइज 1 है, तो ये तो फैक्टोरियल मोमेंट है, और पॉइसन में ये फॉर्मूला ही होता है कि इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे लैम्डा की पावर 5 आएगी,
ये फैक्टोरियल मोमेंट है ना। तो x अकेला यहाँ सिंगल सैंपल साइज, मुझे बताओ सैंपल साइज जब n होता है तो क्या सफिशिएंट आता है, समेशन एक्स आई सफिशिएंट इनकम्प्लीट, पॉइसन में समेशन एक्स आई सफिशिएंट इनकम्प्लीट। तो अगर सैंपल साइज 1 कर दोगे तो समेशन एक्स आई क्या बन जाएगा, x। सर एक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। हाँ राइट, तो x इज सफिशिएंट इनकम्प्लीट। और तो कोई भी फंक्शन ऑफ x निकालो जो अनबायस्ड हो जाए तो वो यूएम भी हो जाएगा। तो यहां से आपने ये निकाला फंक्शन ऑफ x जो कि अनबायस्ड है, तो हो गया यूएम भी हुई। अच्छा हाँ, दिस इज फंक्शन ऑफ x विच इज अनबायस्ड। तो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर का कोई भी फंक्शन जो अनबायस्ड हो जाए तो वो यूएम भी हो जाएगा। सैंपल साइज 1 के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं जनरल फॉर्मूला लिखाया था, उसी में उससे लिख लो। जैसे अभी मैं थ्योरम याद दिलाता हूं, जैसे हमने लिखा था x1 x2 xn अगर पॉइसन थीटा है तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि t इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू है ना, t ऑफ t माइनस k माइनस वन, मान लो ऐसा लिख देता हूं k माइनस वन अपॉन यहां क्या होता था n की पावर k, ये थ्योरम है। दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ लैम्डा की पावर k। जैसे t क्या है तो t यहां समेसन एक्स आई है, ये फॉर्मूला है ना। जैसे एग्जांपल के लिए t बाई एन यू एम भी यू ई है फॉर लैम्बडा या थीटा है ना, यहाँ थीटा लिख दो लैम्बडा की जगह, t इंटू टी माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यू एम भी यू है थीटा स्क्वायर के लिए एंड सो ऑन। देखिए तो इसमें अगर n को 1 रख दो, चलो इसी में उसने सॉल्यूशन ऐसे लिखा है ना, इसमें n को आप 1 रख दो तो n को जब आप 1 पुट करोगे तो ये तो x बन जाएगा, और सो t और n को 1 रखोगे ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा x x माइनस वन x माइनस टू x माइनस 4 तक, ठीक है। देख लो इस थ्योरम से हो जाएगा। सर 58 क्वेश्चन सॉल्व करने पे 0.90 आया था मेरा, 58 ओके तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर 2 वर्सेस सिग्मा स्क्वायर 1। रिजेक्शन रीजन भी दे रखा है, सी चूज सच द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.1। तो बताओ पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, तो देखना पड़ेगा सॉल्व करके। देखो तो इसमें जो है देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि 9 रैंडम सैंपल्स है फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर में सब कुछ दे ही रखा है। तो 2 वर्सेस 1, अब हमें क्रिटिकल रीजन दे रखा है तो मुझे यूज करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1। सो 0.1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 9 लेस देन इक्वल टू सी या जस्ट लेस देन सी, गिवन एच नॉट इज ट्रू तो सिग्मा स्क्वायर को 2 यूज करना है, ठीक। अब आप क्या कीजिए, हमें इसको काई स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एक्स आई तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। सो जो एक्स आईज हैं नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई अपॉन सिग्मा विल बी नॉर्मल 0 1, ठीक है ना। एक्स आई माइनस म्यू अपॉन दिस विल बी नॉर्मल 0 1, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे तो काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर लो तो दिस इज काई स्क्वायर 1। और इसको अगर मैं काई स्क्वायर 1 इज एक्चुअली गामा 1/2 ये हो जाएगा काई स्क्वायर 1 ना। तो ठीक है अभी के लिए। और ये सर समय ये पूरा को जो समेशन में है वो पूरा को लिख सकते हैं काई स्क्वायर 9 लेस देन c/2। नहीं, लेकिन उसके लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सही, तो वही ठीक है ठीक है, c/2। आप सही कह रहे हैं। काई स्क्वायर 9 लेस देन c/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, सिग्मा स्क्वायर को 2 यूज़ कर लिया हमने ऑलरेडी, तो ये हो गया। तो ये 0.1 जो आया, अब आप खुद सोचिए ग्राफ बना के कि व्हाट इज़ दैट नंबर, ये सिग्मा स्क्वायर 2 था, तो काई स्क्वायर में
इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.1 है ना। तो ये एक नंबर है C/2 जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.1 और जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.9 होगी, है ना। सो 90%। तो इसका नंबर नाम क्या होगा काई स्क्वायर के टर्म में? काई स्क्वायर 9 कॉमा यहाँ क्या कोएफिशिएंट लिखेंगे आप? नोटेशन क्या यूज़ करते हैं आप लोग? ये 0.90 हो जाएगा। इसके मैं क्लास में ये नोटेशन यूज़ करता हूँ, जिस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी जो है वही इंडेक्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इंडेक्स इज, है ना। तो ये हो गया C/2 इज दिस। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ से ये समझ आया कि ये जो C/2 है दिस इज काई स्क्वायर 9 कॉमा 0.90। तो यहाँ से C की वैल्यू 2 टाइम काई स्क्वायर 9 कॉमा 0.90, यही है। अब ये C निकल आया मेरे पास। अब आपको पावर निकालना है। सो सर 90 सर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते हैं, कॉन्फिडेंस वाला लिखते हैं 0.90 होगा या फिर वो होगा 0.10? नहीं, जैसे आपको ये समझना है कि जैसे हम यहाँ, आप समझिए जैसे वो नोटेशन समझना है जस्ट, कि जैसे इधर मान लीजिए अल्फ़ा है, इधर 1 माइनस अल्फ़ा है, तो इस नंबर का काई स्क्वायर n यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा या 1 माइनस अल्फ़ा? सर अल्फा लिखेंगे। हाँ, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या लिखेंगे आप? हमें देखना यहाँ। एक्चुअल में सर यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1 बोला है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखना है कि काई क्रिटिकल रीजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने 0.1 ही यूज़ किया है। देखिए समझिए कैसे, ये जो काई स्क्वायर n है लेस देन अ नंबर, काई स्क्वायर n इज लेस देन सम नंबर, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.1, ठीक। तो काई स्क्वायर लेस देन सम नंबर 0.1। अगर यहाँ मोर देन होता, मान लीजिए अगर ये मोर देन लिखा होता यहाँ पे, तो मैं इधर 0.1 लिखता, इधर 0.9 लिखता, ऐसा। हाँ छोड़ दीजिए सर, कर लेंगे, वो गलती हाँ। वही हुआ था मेरे। हाँ ठीक है। तो और किसी को कुछ डिस्कस करना रह गया? जिन लोग आप में से कोई डिस्कस करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन? बाकी अभी ये डिस्कशन दोबारा होगा। जितने मॉक टेस्ट जो पेड बच्चे हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट बैच में या एकलव्य में या किसी बैच में जिनका मॉक टेस्ट एक्सेस है, तो एक एक टेस्ट का भी डिस्कशन होगा। जैसे अभी सिलेबस हमारा 15 अक्टूबर तक सारे बैच में खत्म हो जाएंगे जैम के, तो उसके बाद 15 अक्टूबर से एक दिन PYQs, एक दिन मॉक टेस्ट, ऐसे डिस्कशन चलेगा। PYQs में ईयर वाइज 24 का पेपर डिस्कस करूंगा, फिर 23 का, 22 का, 21 का, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली वो क्वेश्चन जो आपको डाउट होगा वो डिस्कस जरूर करेंगे। बाकी तो उसके लिए आपको ना, इसलिए कहता हूँ 4-5 बार सॉल्व करके आओ, जो डाउट हो पूछो। तो अभी 15 अक्टूबर के बाद जो क्रैश कोर्स हमारा आ रहा है, तो उसमें जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे वो भी क्रैश कोर्स में होंगे। मतलब जो बच्चे मॉक टेस्ट हमारे ज्वाइन किए हैं तो उनको ऑब्वियसली क्रैश कोर्स में मिलेगा, क्योंकि वो मॉक टेस्ट वाले बच्चे क्रैश कोर्स वाले बच्चे ही माने जाएंगे, ठीक है ना। ये है। तो वैसा 15 अक्टूबर के बाद हम लोग फिर डेली एक दिन PYQ, एक दिन मॉक टेस्ट, PYQ मॉक टेस्ट चलता रहेगा एग्जाम तक। तो मेनली डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो सारे टेस्ट का है ही। जो भी टेस्ट है सारा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन अगर पोर्टल पे नहीं भी अवेलेबल है तो उसका रिटर्न सॉल्यूशन हमारे पास है, तो वो आपको हम भेज देंगे। आपको बस टेक्स्ट करना है ज्योति मैम को या शिवा को, जो हमारी टीम में है, तो इनको भेजोगे तो वो आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। तो सारे टेस्ट का सॉल्यूशन ही बन रहा है, आंसर की सॉल्यूशन और पेपर तो मिल जाएगा। बस ये कि आप वर्क करो ठीक से, अपनी कमियाँ काम करो, उसको इम्प्रूव करो, फिर अगला टेस्ट दो। ऐसे कर करके जितने टेस्ट दे सकते हो उतना फ़ायदा है ना। PYQs और टेस्ट, सिलेबस PYQ टेस्ट, इसी को फ्रिक्वेंटली आप रिपीटेडली सॉल्व करो, हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बाकी एक बार और सॉल्व कर लेना। अगर डाउट होगा तो डाउट सेशन तो डेली रात को मैं लेता हूँ। जो हमारे बैच में बच्चे हैं रात को 11 से 12, 11 से 1 अराउंड हो जाता है, तो डेली डाउट सेशन चलता ही है। बाकी जिन लोगों को रात को और कंफर्टेबल नहीं रहता है तो आप सैटरडे संडे में हम दिन में भी डाउट क्लास रख सकते हैं। तो आप बताओगे तो हम दिन में भी, जैसे आज 5 बजे स्टार्ट किया, आप कहो तो सैटरडे संडे को हम 4 से 6 डाउट क्लास रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से बताना पड़ेगा। होता क्या है कि मैं शेड्यूल कर देता हूँ, फिर डाउट में कोई बच्चा आता ही नहीं है, फिर वो वेट करना पड़ता है मुझे, ये चीज़ें हैं। सर सैटरडे संडे सर रख लीजिए जल्दी, हाँ। मतलब 5 बजे से। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर आपको जैसे मान लो रात 11 बजे बहुत लेट हो जाता है तो उन लोगों के लिए आप, 12 बजे। हाँ, तो रात को 11 बजे 12-1 बज जाते हैं रात को। तो जिन लोगों को डाउट है तो आप जैसे पहले टेक्स्ट कर दो, मान लो सुबह ही, आप सैटरडे या संडे को सुबह 10-11 बजे टेक्स्ट कर दो कि सर मेरा ये डाउट है, तो आज पहले डाउट क्लास रख सकते हैं। तो ठीक है, फिर 4 to 6 डाउट क्लास रख लेंगे, 6 बजे के बाद बैच चलेगा। तो आप अगर डाउट तो कल भी रख सकते हैं डाउट क्लास 4 to 6 PM शाम को, है ना, ये है। तो उसमें डाउट हो जाएगा, और बाकी फिर क्लासेस का टाइम क्लासेस होंगी। फिर जो रात में जो लोग आएंगे, रात को डेली डाउट क्लास होती है, रात को 11 बजे, 11 से 12 का टाइम है, लेकिन वो जब तक डाउट खत्म नहीं होता तब तक चल रहा होता है, वो ऐसा है। ठीक है, तो सॉल्व करो फिर से। जो डाउट रहेगा कल 4 to 6 रख दूंगा, लेकिन पहले बता देना अगर तुम लोगों का डाउट है तो, नहीं तो फिर मैं खाली यहाँ बैठा रहता हूँ, कोई होता नहीं है।
ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ और अगले क्लास में जब डाउट होगा तो कल 4 to 6 शाम को रख सकते हैं, रात को 11 से 12 भी होगा कल। ठीक है, तो आज भी रात को डाउट क्लास हो सकता है 11 से 12, तो मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू, यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ सर इसमें गेट वगैरह के भी इस तरीके से है क्या प्रोग्राम्स? हाँ हाँ हाँ, गेट का भी रखेंगे। जो गेट का है ये तो जैम का था, तो गेट का हम लोग जैसे जैम में तो 200 मॉक टेस्ट होगा, गेट का भी हम लोग 20-25 मॉक टेस्ट अभी फुल लेंथ अपलोड करेंगे, तो गेट का भी फ्री मॉक टेस्ट होगा अभी, वो भी होगा। और गेट का भी 25 एटलीस्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, प्रॉपर गेट सिलेबस पे, गेट के PYQ जैसा इस बार हमने। तो मतलब जैसे गेट का एक्चुअल एग्जाम होता है 65 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं और बाकी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड के जिनका 15 मार्क्स का होता है वो, तो 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चन होते हैं मैथ स्टैट्स के। तो उसी फ्रेम पे, उसी पैटर्न पे गेट का भी इस बार मॉक टेस्ट होगा, है ना, तो मिलेगा। ठीक है ना, और सर दोनों की कंबाइंड नहीं है कोई टेस्ट सीरीज? कोई भी एक खरीदोगे बाकी वैसे ही मिल जाएगा। जो बच्चा गेट का खरीदेगा उसको जैम का फ्री में मिलेगा, आप जैम खरीदोगे गेट का भी फ्री में मिलेगा, तो कोई 2 बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ, तो वो ऑब्वियस अगर आप जैम बैच में भी हो तो भी आपको गेट का टेस्ट का मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपना एक एग्जाम फिक्स कर लो, उस पर वर्क करो, क्योंकि और जो गेट का टेस्ट सीरीज में है उनको जैम का भी फ्री मिलेगा। तो मतलब कोई भी एक हमारे यहाँ से एक कोई एक बैच में हो तो सारे बैचेस में तुम ऑलरेडी हो, तो ये चीज़ें हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई एक भी जैम के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो गेट का भी आपको उसी पोर्टल पर अपलोड होगा, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू।